ठीक है। तो मैं बताया कि लास्ट क्लास जो था इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज वाला जो क्लास है वो और इम्पोर्टेंट है। कारण यही कि इसमें से तो हर साल आ रहा है, उसमें से क्या होता है कि एक साल हो सकता है कि एक साल नहीं भी पूछे, ठीक है, या फिर ऐसा पूछ ले कि किसी को नहीं पता होगा, मतलब जो कई बार पढ़ चुका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का विद्वान भी होगा उसको भी नहीं पता होगा, ऐसा अगर पूछ लेता है। लेकिन यहाँ से क्या है कि बहुत सिंपल और बहुत रेगुलर क्वेश्चन पूछता है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हमेशा पूछता है, ठीक है। अभी तक जैसे भी पढ़ रहे थे आज से, तो किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। चलो, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रहा है, ठीक है। देखो, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम पहुंच इतना तो हम पहुंच गए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अपना धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। बताया था कैरोट स्टिक वाला पॉलिसी, इसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, कोई भी तुम्हें पढ़ाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, से बताएगा कि तुमको कैसे कैरोट स्टिक को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लाया गया था इंडिया में, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये रूल ऑफ लॉ था स्टिक, रूल ऑफ लॉ की नियम कानून मानो, नहीं तो पनिशमेंट होगा, जेल होगा, ठीक है। और नहीं तो तुमको अगर पार्टी मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाता था टाइम टू टाइम, किसको खुश रखने के लिए, मॉडरेट को खुश रखने के लिए। और रूल ऑफ लॉ किसके लिए यूज करता था, एक्सट्रीमिस्ट को शांत करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इवॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं कि अब ठीक है, हम आजाद तो हो गए, आजाद हो गए, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ तो बनाएंगे ना रूल्स जो सब कोई फॉलो करे। तो वही रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन था, रूल बुक, ठीक। अब कहाँ कहाँ से क्या उठाया है अपना इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका साइलेंट फीचर में सबसे पहला फीचर है कि लेंथीएस्ट, लेंथीएस्ट है। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग ना उस समय का जितना भी बेस्ट प्रैक्टिसेस था सबको इनकलकेट कर लिया अपने में। मतलब ऐसा कोई भी कंट्री नहीं छोड़े जो अपना कुछ बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा होगा और हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो कल बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, बताओ, चेयरमैन, चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के, डिस्कस किए थे ना। डॉक्टर बी आर डॉक्टर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, और उसके अलावा और 6 मेंबर थे जिनको याद रखने के लिए ट्रिक बताया था कि अगर तुमको ऑप्शन में दिख जाए कि किसी के नाम में कृष्णा। लॉर्ड, हाँ, लॉर्ड कृष्णा का नाम लिखा होगा, कृष्णाचारी, माधव, गोपालाचारी ऐसा लिखा होगा तो मान लेना, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है, मान लेना, ठीक है। अगर देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा हूँ, मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, ठीक। मैं बैठा एग्जाम में, तुम्हारे साथ मैं भी बैठा हूँ, मान लो एग्जाम में, ठीक। तो मैं वहां पे ना उन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जिन चीजों के अलावा मेरे पास पता है कि मुझे ये सब चीज भी करना है। अब वहां पे मैं छह नाम याद रखूंगा, स्पेलिंग याद रखूंगा तो मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है। तो मैं क्या किया कि एटलीस्ट इन 4 नाम में जिनमें सब कॉमन रहेंगे लॉर्ड कृष्णा का, उनका नाम को मैं रिलेट कर लूंगा, अगर आया तो एलिमिनेट कर लूंगा या तो फिर सॉल्व कर लूंगा, जो भी होगा रिस्क लूंगा मैं, लेकिन ये रखने का मैं, बस उनको ट्रिक याद रखने की कैसे भी याद। तो अभी से यही ध्यान रखना कि कोई भी चीज पढ़ इसलिए रहे हैं कि उसको एग्जाम हॉल में कैसे भी एक तरह से अप्लाई कर ले, अगर आया तो ऐसे भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जितना भी तुम्हारा फोकस लेवल है यहाँ पे हाई कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट तो पढ़े डिटेल में कल, ठीक। बताया था कि फेडरल स्कीम को लाया, कौन लाया था, नाम बताओ, कौन से कमीशन के थ्रू से रिकमेंड किया गया था फेडरल स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, लेकिन एक कमीशन, इसको कोई एक कमीशन था, वो उसको रिकमेंड किया था कि इसको इंट्रोड्यूस साइमन किया। कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का दूसरा नाम बताओ, एक और नाम था, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन नाम था एक और, ठीक है। साइमन कमीशन तो उसका चेयरमैन थे बोल के हम साइमन कमीशन बोलते हैं, लेकिन एग्जामिनर तुमको टफ करने के लिए वो लिख देगा इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन, ठीक है, किससे रिलेटेड है। तो याद रखना साइमन कमीशन को ही इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन बोला जाता था, ठीक। हाँ, कल कोई मुझे पूछा था ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, ठीक है। मैं उसको स्विच कर दिया था, ट्रांसफर लिस्ट एक्चुअली ये मिनिस्टर के पास था पावर, और रिजर्व लिस्ट था गवर्नर के पास पावर था, ठीक है। तो कल जो मैं बताया था उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि कल मैं स्विच कर दिया था, तो मुझसे पूछा था क्लास में भी और मैं वहाँ पे लिखा भी था। हालांकि मैं लिस्ट नहीं लिखा हूँ, ट्रांसफर लिस्ट में क्या क्या था नहीं लिखा हूँ, मैं बस बोलते समय उस वीडियो में मैं स्विच कर दिया हूँ, तो मैंने करेक्ट कर लेना। वो तुम देखना मॉडर्न हिस्ट्री में है, मैं तो बस बोलते बोलते मैं फ्लो में मतलब स्विच कर दिया, लेकिन तुम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे बकाया लिस्ट भी तुमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो थोड़ा स्लो होगा, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं फास्ट हो रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, फेडरल स्कीम बता दिया, स्टेटरी कमीशन से आया था, याद रखोगे ये फैक्ट को तुम। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन ब्रिटिशर्स इसलिए रखते थे ताकि कंट्रोल किया जा सके प्रोविंस को, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रिटिश इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्यों रखेगा ब्रिटिशर, ठीक है, क्योंकि इंडिया का भी जो प्रोविंस है उसको भी कंट्रोल करना है, अगर मान लो वहां पे कुछ ज्यादा रिवोल्ट वगैरह हो रहा है तो ये इसको यूज करके शांत किया जा सकता है, स्पेसिफाई किया जा सकता है।
तो इसलिए इस प्रोविजन को रखा गया था। लेकिन इसके कुछ प्रोविजन जो है आगे देखेंगे वो कोई और कंट्री के पास है कुछ प्रोविजन, लेकिन जो मोटा मोटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो सारे 1935 एक्ट में थे। जुडिशरी देखे हम लोग कि था सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट टाइम मैंने ये में 1935 से ही लिया गया है। आ रहा था वो पीछे से, तुम जो एक्ट देखे हो वहां पे फर्स्ट टाइम 1773 में देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्रिएट हो चुका है कलकत्ता में, ठीक है। लेकिन हम लोग जो लिए हैं हम लोग इस एक्ट को कंसिडर करके लिए हैं। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये यहाँ पे मैं अलग कलर में लिखा हूँ इसलिए क्योंकि तुमको याद रहे कि ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है, ठीक है, वो इसी एक्ट से लिया हुआ है। इसी एक्ट से लिया हुआ है क्योंकि इसका कुछ प्रोविजन आगे जाके देखेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया है वो आगे जाके देखेंगे, कोई और कंट्री से लिया होगा। याद रखना ऑफिस ऑफ गवर्नर भी यहीं से लिया हुआ है। ये है क्या, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब एक तरह से हमको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, तो उनको रियलाइज था कि हम मैंने ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बना देंगे, कुछ तो रहेगा हमारा पिलर। तो ये एक्चुअल में पिलर यही था, क्योंकि जिसको ये लोग फॉलो करते आ रहे थे, तो पिलर यही था। क्योंकि क्या था, ये एक्ट हमेशा क्या कर रहा था, इससे पहले 1919 था, ठीक है, यहाँ पे बाइकैमरलिज्म था सेंटर में, ठीक, डायरकी यहाँ पे नहीं था, लेकिन सब यहाँ पे लाया गया। तो ये हम लोग इसलिए इसको रेफर किए कि हमें पता था कि ये सबसे इवॉल्व एक्ट है हमारे पास, इससे पहले जो भी हो रहा होगा, लेकिन सबसे इवॉल्व हमारे पास लेटेस्ट यही है, इसलिए हम लोग इसको रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इसको हम गवर्नर का पोस्ट हो गया, जुडिशरी हो गया, पहले भी आ चुके हैं सारे एक्ट में, हमको उससे मतलब नहीं है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे अम्बेडकर जी या फिर उनके टीम, तो वो देख रहे हैं कि हमको सारा सबसे इवॉल्व एक्ट कौन सा है हमारे पास, तो ये है, इसलिए हम यहाँ से ये उठाएंगे। तो सबसे इवॉल्व था, सबसे उस समय का स्ट्रॉन्ग था ये वाला एक्ट, जो कि इंडियन के मैंने इंडिया के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा था, इसलिए यहाँ से उठाया गया है ये चीज। क्या क्या, फेडरल इमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशियरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, कुछ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होगा कि कौन किसी के पास क्या कितना पावर है, वो यहाँ से उठाया गया है। क्वेश्चन हेलो बनता है क्या? सर। हाँ 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 हेलो सर, हाँ हाँ इसी एक्ट में वो जो सेंट्रल बैंक का भी कॉन्सेप्ट था ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल बैंक वाला यहाँ पे एक्ट में था, लेकिन सेंट्रल बैंक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ना। जी सर। हाँ, आरबीआई का भी, मैंने आरबीआई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। नहीं। एक बार यूपीएससी शायद पूछा है इसके ऊपर 2021 में कि मैंने आरबीआई का कोई एक्ट दे दिया था, पावर दे दिया था, और बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या। आरबीआई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे वही प्रोविजन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मिला जुला के रहेंगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। मैं आगे अभी पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट है। तो हम वहीं पे देख रहे हैं जो जो यहाँ पे कहाँ कहाँ से उठाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग समझने, मैंने अच्छा चीज कहाँ कहाँ से उठाए हैं, तो जो भी बेस्ट था वो हम उठाए हैं, ठीक है। ध्यान यही रखना है कि जो भी बेस्ट था उस कंट्री का या उस एक्ट का वो हम उठाए हैं। अब आते हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, ये हमारे लिए उस समय आइडियल था, तो यहाँ से उठा लिए। अब क्या, इसको बना कौन रहा था, ब्रिटिशर्स ही बना रहा था इसको। तो चलो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट देखते हैं, वहां पे कुछ उन लोगों का बेस्ट प्रैक्टिसेस था क्या, ठीक। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को समझ आया कि हाँ मेरे लिए अच्छा है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो कैबिनेट का तो बात होगा ही, पोर्टफोलियो मिनिस्टर बात होगा ही, फिर कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट है तो प्रिविलेज का तो बात होगा ही, ठीक है। तो तीनों को इंटरलिंक रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, इनकम प्रिविलेजेस, ये तीनों कहाँ से उठाए हैं, ब्रिटिश से। फिर बताया रूल ऑफ लॉ, कैरोट स्टिक वाला स्टिक था ये रूल ऑफ लॉ, नियम नहीं मानोगे तो डंडा पड़ेगा, ठीक। रूल ऑफ लॉ कहाँ से उठाए, ब्रिटिशर से। प्रेरोगेटिव राइट्स, ये तुम आर्टिकल 32 में पढ़ोगे, इसको डिटेल में बताऊंगा प्रेरोगेटिव राइट्स, ठीक है। वो मैंडेमस हैबिस कॉर्पस, ये वहां बताऊंगा, यहाँ से उठाया है, इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स, ठीक। देखो ये चीज क्यों नहीं था 1935 एक्ट में, पता है क्यों नहीं था, बताओ। प्रेरोगेटिव राइट्स क्यों नहीं था 1935 में, कोई आइडिया किसी को गेस करना है, करो। सर उसको इंडिपेंडेंट कोर्ट ही नहीं बना था तो रिट्स कौन इशू करेगा? हाँ, क्योंकि वो डेस्पोटिक गवर्नमेंट था ना, जो ब्रिटिशर्स के उस समय जो इंडिया में रूल कर रहे थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट थे, वो लोग क्यों अच्छा चीज देंगे हमें, ठीक है। किसको अकाउंटेबल, ये तो अकाउंटेबल ठहरा रहा है ना कि तुमसे गलती हुआ, और ये लोग तो अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहते थे। जितना भी मैंने जो बोलते हैं ना इवॉल्व डेमोक्रेसी का जो अच्छा चीज था ना, वो यहाँ से उठाया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जितना भी अच्छा था, देखो यूएसए और यूके, ये था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, और ये था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ। तो जितना भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना अच्छा चीज होगा, इंडिया यहाँ से उठाएगा। यूके से जितना भी अच्छा चीज होगा, ब्रिटिश यहाँ से उठाएगा अच्छा चीज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। तो ये सब अच्छा चीज है डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है ये, इसलिए ब्रिटिशर्स अपने पास रखा था, लेकिन इंडिया में ये नहीं कर रहा था। फिर क्या, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर,
वही इंडिया में बाइकैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा वहां पे था, इंडिया में नहीं था ये चीज। उठाया मैंने, इंडिया में भी लाया गया था, लेकिन रेफरेंस जितना डिटेल में इवॉल्व यहाँ पे था ब्रिटिशर्स के पास, उसी चीज को यहाँ पे लाया गया। सिंगल सिटीजनशिप यूके से, ठीक हो गया। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम अगर पूरा पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो ना, और एग्जाम का सुबह में उठ के तुम पूछ रहे हो क्या पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा ये चैप्टर पढ़ना, ठीक है। क्योंकि क्योंकि तुम भले पढ़े हो 10 बार, लेकिन सुबह में तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये तुमको एग्जाम हॉल में हो सकता है तुम ऊपर नीचे कर दो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 10 बार भी पढ़े हो, लेकिन सुबह में तुमको एक बार जल्दी जल्दी देखना है, और स्पेशली वही वही चीज को देखना जो चीज तुम्हें नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम अपना बकाया मार्क कर लेना कि मैं ये चीज बार बार मैंने उल्टा ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर को मैं कहीं और डाल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कनाडा में है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तुमको, ठीक है, लेकिन वो चीज को तुम सुबह में एक बार देख लेना। ये वही ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम से सुबह में पढ़ने वाला चीज है। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले जो बोलते हैं ना कि पर्चा वर्चा लेके बैठे हो, तो एटलीस्ट ये वही पेज है, ये लेके घुसना एग्जाम हॉल में। सॉरी, एग्जाम हॉल में नहीं कह रहा हूँ, सेंटर पे जाना। अब आते हैं यूएसए, ठीक। यूएसए क्यों यूएसए? अब यूएसए भाई वहां पे 70 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया है, ठीक, रिवॉल्यूशन हो गया है। अब वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कुछ भी है, वो इवॉल्व वहां से होना शुरू हो गया जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ। तो है, एक्सपीरियंस है यूएसए के पास, अच्छा चीज तो कुछ तो होगा। तो हाँ है, क्या? तो फंडामेंटल राइट्स, वहां पे उसको लोग बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करना हुआ तो फंडामेंटल राइट्स नहीं लिख के बिल ऑफ राइट्स लिख देगा, ठीक है। तो पूछेगा कहाँ से लिया गया है बिल ऑफ राइट्स, तो कंफ्यूज मत होना, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक। फिर प्रेसिडेंट का अच्छा कुछ भी होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का तो यहाँ से लिया गया है। प्रेसिडेंट का क्यों बताया तुमको, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में इवॉल्व था, अच्छा था, तो ले लिए। स्पेशली प्रेसिडेंट का क्या, उसको हटाने का पावर, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वो उठाए हैं वहां से, कि कैसे हटाना है। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का भी प्रोसेस है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा कि कैसे इम्पीच किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, कौन से हाउस में, मैंने कैसे, कौन से हाउस में कितना ये के साथ इनिशिएट किया जाता है मोशन, वो वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन वो चीज उठाया गया है यहाँ से। फिर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट उठाया गया है। अब हर चीज क्यों नहीं उठाया गया यहाँ से? क्योंकि इंडिया क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो नॉमिनल हेड थे प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ से उनका सब चीज नहीं उठा सकता, अच्छा, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट भी फुलफिल नहीं होगा अगर हर चीज उठा लेगा तो। इसलिए उसको हटाने का तरीका, और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को उठाया वहां से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल ओपीएससी पूछ रहा है, हर साल, मतलब ऐसा मान लो कि हर साल, ठीक। इस बार मेंस में पूछ लिया 15 मार्क्स का, मैं क्वेश्चन देख रहा था, ठीक है। तो देखा तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछा है, और इसके साथ क्या पूछा है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 15 मार्क्स में है। अब इसको कहाँ पढ़ेंगे? इसको कहाँ पढ़ेंगे? आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे बस बता दे रहा हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है। बस इतना याद रखो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे कि एक जज बैठा, एक जज है मान लो, ठीक। उसके पास एक क्रिमिनल गया, ठीक है, वो रेप चार्जेस लगे हुए उसके ऊपर, ठीक। लॉ में उसके पास जो बुक है, वहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी अगर रेपिस्ट है, ठीक, अगर 14 साल 18 साल से कम बच्चे का रेप करता है, तो उसको मैंने हार्ड इम्प्रिजनमेंट, 20 साल का लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर फांसी का सजा हो सकता है, फांसी का सजा हो सकता है। लेकिन लेकिन ये तो कहता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि लॉ में जो लिखा हुआ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर रूल में लिखा हुआ है तो सजा देगा जज, जो चीज लिखा हुआ है। लेकिन यूएसए में क्या होता है ना, कि विजडम, जज का विजडम को फॉलो किया जाता है। जज का विजडम मतलब जज अपना दिमाग से, अगर 7 साल लिखा हुआ भी है, लेकिन जज को लग रहा है ना कि ये जो कल्प्रिट है फर्स्ट टाइम है, या फिर इसके ऊपर मैंने कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कुछ, की मैंने हाँ प्रूफ कर दे कि हाँ ये रेप किया ही है, ठीक है, सब हापाजार्डली, मैंने पुलिस का भी मैंने गलती है कुछ, कि ठीक से एविडेंस कलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो जज को लग रहा है कि अब मैंने इस कंडीशन में ठीक से मैंने अच्छा एविडेंस भी नहीं को ये लोग प्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी सजा तो सुनाना पड़ेगा, तो 7 साल का नहीं देके 3 साल का दे देगा। क्यों? ये तो रूल बुक में नहीं लिखा हुआ था, तो जो आईपीसी सीआरपीसी है अपना क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें तो नहीं लिखा हुआ था। इसी को बोलते हैं कि जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जज का विजडम को फॉलो किया जाता है, कि जज अपना दिमाग से जो उसको ठीक लगे उस समय, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसको उस समय यही लग रहा था सही है तो दे दिया जजमेंट। बाद में उसको कोई चैलेंज करेगा कि भैया देखो आपसे गलती हो गया, इसको सुधारिए, तो बाद में फिर रिव्यू डालेगा, तो फिर से अपना उस समय जो जज आके बैठे रहेगा वो अपना डिसाइड करेगा कि नहीं वो सही था या गलत था, अलग बात है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही बता रहा है कि जज का विजडम को फॉलो किया जाए, ठीक है। बुक्स जो रूल बुक में लिखा हुआ है वो तो ठीक है, वो तो रेफरेंस रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट, जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास पावर है कि वो कुछ चेंजेस कर सके जब पनिशमेंट सुना रहा हो, ठीक है। तो ये
वहां से उठाया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में ये नहीं था एक्चुअली, लेकिन 1978 में मेनका गांधी केस में इसको लाया गया। मैंने जुडिशरी इसको यूज किया पहली बार कि हाँ इस चीज को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पहली बार यूज किया। अब आते हैं वो कैसे है क्या है वहां बताऊंगा, अभी बस खाली ध्यान रखो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब हल्का सा मैं एसेंस में यही रखो यहाँ पे दिमाग। सर फेडरल, हाँ सर पीएल का सर फुल फॉर्म बोल रहे थे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हाँ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो बताऊंगा वहां पे है, तुम टेंशन मत लो। मैं कोई चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ ना, मतलब इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, फिर वही बात है कि ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग हो जाएगा, फिर तुम्हारा टाइम चलेगा। मैं बताऊंगा आगे चल के, जब बताऊंगा ना वहाँ पे आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21 में, तो वहाँ पे बताऊंगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चलता है, जो कि इंडिया उठाया है कहाँ से, जापान से। यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है, जापान से उठाया है। ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, सबसे पहला बिगेन स्टार्ट हुआ यूएसए से ही। देखो यूएसए से पहले ना कोई भी ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहा था, ठीक, कोई भी नहीं बना रहा था। सबसे पहला स्टार्ट किया कौन, यूएसए फर्स्ट, माने कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए किसी कंट्री का। तो ये भी चीज इंडिया यहाँ से सीखा, ठीक। ये कहीं लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक क्लर्क के एग्जाम में पूछा था ये, ठीक है। तो वहां वहां से मैं इसको ये किया हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ। फेडरल जुडिशियरी, फेडरल जुडिशियरी तुमको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी मैंने किसी, ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है, फेडरल है। अगर ये नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट कुछ गड़बड़ किया तो हाई कोर्ट उसको ये करता है, हाई कोर्ट अगर कुछ गड़बड़ किया तो सुप्रीम कोर्ट उसको डील करता है, मतलब तीनों इंटरलिंक्ड है। फेडरल जुडिशियरी है, कहाँ से उठाया है, यूएसए से। फिर इंडिपेंडेंस उसका मैं तुमको बताया कि यूएसए से अच्छा चीज जो भी होगा उठाएगा, तो यूएसए का जुडिशरी इवॉल्व था बहुत, ठीक है। वहाँ का फंडामेंटल राइट्स वाला पे जो बात था ना, उस पर जब बहुत ज्यादा इवॉल्व था, ठीक है, तो वहां से उसको उठा लिया, ठीक। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताया, इससे लिंक है किससे, जुडिशरी से ही लिंक है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, याद रखना। किसी भी तरीके से लिंक कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको याद रहे। तुमको अगर नहीं पता है ना कि जुडिशरी का कुछ अच्छा चीज मैंने जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ, मान लो कि कुछ और भी अच्छा चीज होगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ, बाय डिफॉल्ट यूएसए मार के आना, ठीक है। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि वहाँ ऑप्शन में यूएसए दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि टिक मार लेना यूएसए पे, ठीक है, क्योंकि यूएसए का जो जुडिशरी था सबसे इवॉल्व था उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट मान लेना कि यूएसए से ही उठाया होगा, क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे कि कुछ भी चीज और कहीं से भी उठाया नहीं गया जुडिशरी के बारे में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कुछ भी अच्छा चीज दिखाएगा वहां पे ऑप्शन में, मान लो कि यहाँ पे कुछ और चीज है, यहाँ पे लिखा ही हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं बताया, उसका मतलब ये नहीं कि उसका होगा नहीं, कुछ होगा। बाय डिफॉल्ट तुम मान लेना कि यूएसए से ही उठाया होगा। सर प्रेसिडेंट के टॉपिक में भी ये चीज लागू होगा क्या? प्रेसिडेंट के टॉपिक में बस देखो, इंडिया से हम सिर्फ यूएसए से सिर्फ खाली इतना उठाया है क्योंकि हमारा था क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट था नहीं हमारा, तो हम प्रेसिडेंट का बहुत मिनिमल चीज उठाए हैं यहाँ से। एक चीज यहाँ से उठाए हैं प्रेसिडेंट के लिए, और एक यहाँ पे उसका कुछ और एक पावर है, नीचे देखेंगे प्रेसिडेंट का, नीचे देखेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए वही चीज जो यूएसए से वही उठाए कि कैसे उसको हटाना चाहिए। और एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है यूएसए में, तो उसको बोले कि हाँ ठीक है हम लोग भी रखेंगे एक पोस्ट, लेकिन क्या यूज होगा, इंडिया में अलग यूज करता है इसका, चेयरमैन का, राज्यसभा का चेयरमैन के लिए यूज होता है ये वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, लेकिन वहां पे कुछ और कारण से यूज होता है। तो बस पोस्ट, जो पोस्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट का वो उठाया है। और इम्पीचमेंट, रिमूवल, उसका रिमूवल, तुम इम्पीचमेंट मतलब समझ नहीं रहोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, रिमूवल वाला पार्ट, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आया ना, जनरली क्वेश्चन कैसा आता है नीचे दिखाऊंगा लास्ट में, 4 ऑप्शन दे देगा, मैच द फॉलोइंग कराएगा कि ये चीज कहाँ से उठाए, कौन से कंट्री से, ये चीज कहाँ उठाए, कौन से कंट्री से, और ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना जरूरी है। अब मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, तुम उस कॉन्टेक्स्ट से याद रखना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा डिटेल में बताया, यूएसए से लिया हुआ है क्योंकि वहाँ का जुडिशरी अच्छा है, मैंने ज्यादा मैंने इवॉल्व है, अच्छा है, तो उसका जज का विजडम को वो लोग ये कर रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब आते हैं आयरिस, आयरिस से क्या उठाया, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी उठाया है, क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पढ़ेंगे चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, वहां बताऊंगा क्या है ये। और क्या उठाया है, राज्यसभा में नॉमिनेशन, राज्यसभा में नॉमिनेशन मतलब क्या कि, अच्छा तुमको पता है कि किस बेसिस पे राज्यसभा में नॉमिनेशन किया जाता है,
मैंने कौन सा क्राइटेरिया चेक किया जाता है राज्यसभा में नॉमिनेट करने से पहले? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा है, मतलब नहीं पता है। मतलब कि जो जैसे 12 राज्य नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे क्रिकेट से कोई एक्सपर्ट है तो। हाँ, और तो वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, लिटरेचर, आर्ट्स। हाँ हाँ, आर्ट तो ये लिटरेचर। जैसे बोल रहे हैं ना, लिटरेचर, लिटरेचर आर्ट्स, ठीक है, साइंस, सोशल एक्टिविस्ट, तो ये है। मतलब मैं तो ऐसे क्लास, मतलब हमेशा याद रखा हूँ क्लास, लेकिन सी को काट देना। ये चार मैंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इन फील्ड से मैंने रहते हैं, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल एक्टिविस्ट, इस टाइप में कुछ है। मैं कहीं देखा हूँ लक्ष्मीकांत में, इसलिए मुझे लगा कि मैं पूछ लूँ यहाँ पे तुमको। ठीक है, क्लास, क्लास में से सी को हटा देना, साइलेंट रहेगा तुम्हारा, इसको याद रखना। लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल एक्टिविस्ट। ठीक, तो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होना है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। आयरिश बोलने से आयरलैंड वाला। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा तुमको कि इलेक्शन ऑफ, जो राज्यसभा में जो इलेक्शन है ना, वो उठाया गया साउथ अफ्रीका से। तो इन दोनों को तुम जंबल कर दोगे, मिला दोगे। इसलिए मैं बकाया यहाँ पे स्टार मार्क मारा हूँ कि मिलाना मत। नॉमिनेशन जो है, मेंबर का जो नॉमिनेट होंगे वहां पे, वो राज्यसभा में उठाए हैं आयरिश से, लेकिन जो इलेक्शन वाला पार्ट है वो साउथ अफ्रीका से उठाए हैं, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हूँ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, वो साउथ अफ्रीका से उठाए हैं। लेकिन नॉमिनेशन वाला पार्ट, एक नॉमिनेशन वाला पार्ट कहाँ से उठाया है? आयरिश से। इलेक्शन वाला पार्ट कहाँ से उठाया है? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका से। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ होगा, इसलिए मैं यहीं पे लिख दिया हूँ तुमको, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि हाँ ये कहाँ से उठाया गया है। तुम लक्ष्मीकांत में देखोगे डब्बा बना के लास्ट पेज में दे दिया है, उसको याद करना उतना ही डिफिकल्ट। एग्जाम हॉल में कोई भी नाम याद नहीं आएगा। एटलीस्ट मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में बना दूंगा, एटलीस्ट रिकॉल हुआ कि हाँ मैंने ऐसा एक एक रोम्बस बनाया हुआ था, उसमें रोम्बस में ऊपर साइड में आयरिश था, उसके में कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ था, ये था, इसी में दो था। एटलीस्ट एग्जाम हॉल में ये इमेज याद आएगा। ट्रस्ट मी, इमेज याद आता है। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ, मुझे पता है इमेज याद आता है। अगर तुम रिवाइज किए हो अच्छे से तो इमेज फॉर्म में आएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। रिवाइज कर लो 3 बार, उसके बाद मुझे बोलना कि हाँ आ रहा था कि नहीं। ठीक, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ, अब देखो मैं यहाँ पे फिर से डबल लिख दिया हूँ, इसको ये नहीं कर सकता। वही चीज को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, मुझे लगा कि ये चीज मिस हो रहा है। मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम में क्वेश्चन ये बना रहा था नोट्स, तो ये चीज को मैं ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ये चीज। ठीक है, वही नॉमिनेशन वाला पार्ट ही है। सी को साइलेंट कर देना, LAS राज्यसभा आयरिश से उठाया गया है। ठीक है, याद रखना। इसको मैं मिटा, इरेज कर दे रहा हूँ। कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? कौन सा इरेज करूँ बताओ? दोनों रहने दो, तुम तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है इस ग्राउंड से होता है। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह लोग को लिया जाता है। ठीक है, ऐसे तो ले तो किसी से भी सकते हैं। सचिन को भी लिया गया था शायद, नॉमिनेट किया गया था सचिन तेंदुलकर को, स्पोर्ट्स से है। अच्छा, सुधा मूर्ति मैम को हाँ सोशल सर्विस। हाँ हाँ हाँ, वो सोशल इंपावरमेंट के लिए कुछ काम की थी, वुमेन के लिए, पता नहीं किस लिए। वैसे किसी भी तरीके से ले सकता था, लेकिन बुक में कहीं लिखा हुआ है, मैं इसलिए मैं ऐसे ही में बना के, मुझे रिकॉल आया तो मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में कहाँ पे लिखा हुआ है। तुम देख लेना क्लास खत्म होगा तो, कि किस ग्राउंड पे नॉमिनेट किया जा रहा है। अगर मुझे याद आता तो मैं ही खुद डाल दूंगा ग्रुप में, लेकिन है ऐसा, याद रखना। आयरिश, फिर कनाडा, कनाडा, कनाडा। ठीक है, पंजाबी लोग कनाडा बोलता है, कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिए हैं? यूनियन स्टेट रिलेशन, यूनियन स्टेट रिलेशन की सेंटर स्टेट रिलेशन मान लो। हाँ, कीवर्ड ये लिखे रहेगा। एक्चुअल में क्या है लक्ष्मीकांत में, ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन लिखा हुआ है कीवर्ड लक्ष्मीकांत में। लेकिन मैं क्या देखा कि यूपी PCS में एक बार ये क्वेश्चन, ये कीवर्ड दिया हुआ था और पूछा था कि कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से लिया गया है, तो इसका मतलब यही है, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन डिनोट कर रहा है कि वीक स्टेट। ठीक है, मतलब कुछ तो रिलेशन डिनोट कर रहा है ना, तो ये रेफर करना यहाँ से। ये कीवर्ड यूपी PCS में पूछा था, ये कीवर्ड छत्तीसगढ़ PCS में पूछा था 2018 या 20 में। ठीक है, तो सारे जो इससे रिलेटेड है सब, तो ये कीवर्ड लिख दिया हूँ एग्जाम हॉल में, यही कीवर्ड से पूछेगा, यहाँ से ये पूछेगा, ये पूछेगा, तीनों सेम चीज है। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया में है ना, पहला आर्टिकल, आर्टिकल 1 में। ठीक है, भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, कनाडा। ठीक, और अगर और ये देखो मैं यहाँ क्यों लिखा हूँ ये चीज, ये देख लिया था, एक क्वेश्चन देख लिया था मैं। ठीक है, वो पूछ लिया था कि ना कौन से ऑप्शन में, यही डाल दिया था वो, कनाडा नहीं देके डाल दिया था ये। लेकिन देखो अब क्या है ना, कि एग्जाम हॉल में ना मेरा दिमाग स्ट्राइक करता ना कि ये कनाडा ही है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका देख लेता मैं। ठीक है, वो ये लिखा था और पूछा था कि ये कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से लिया हुआ है, ऑप्शन में ये डाला हुआ है। नॉर्थ अमेरिका क्या है? कनाडा ही तो है ऊपर में।
यूएसए के साथ, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया हुआ है? कनाडा से। इनडायरेक्टली लिंक है वही, क्योंकि देखो उस समय कनाडा क्या था कि इसका ये था ना, ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था, तो ब्रिटिशर्स उसको कंट्रोल कर रहे थे, तो वहां पे एक एक्ट बना दिया ऐसा कुछ, और वो एक्ट पावर दे रहा था कनाडा को कि यूनियन और सेंटर के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए। तो ये कनाडा अपना यहाँ से पावर ले रहा है और हम कनाडा से ले रहे हैं ये सब चीज। बस याद रखना, क्वेश्चन बना था, मैं यहाँ डाल दिया, कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया किस लिए डाला हूँ। लिंक कर लेना, नॉर्थ अमेरिका कनाडा सही है, और ये सब कीवर्ड है जो मैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी मार्क कर दे रहा हूँ। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन स्टेट रिलेशन, ठीक है, ये दोनों कीवर्ड को ध्यान रखना है। लक्ष्मीकांत में ये लिखा हुआ है, सब पढ़ के जाए, इन दोनों में कंफ्यूजन ना लगेगा एग्जाम हॉल में कि ये भी था क्या, तो हाँ था, याद रखना। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर किससे लिए बताओ, ऊपर में पढ़े थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। Government of India. तो ये अपॉइंटमेंट वाला जो पार्ट है, कैसे अपॉइंट होना है, ठीक है। इंडिया में गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं पता है, मैंने कौन सा ये से, किस तरीके से, कुछ पता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या इनका अपॉइंटमेंट के बारे में? तुम लोगों में से जो मेंस लिखा होगा उसको पता होगा, क्योंकि अब गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है ना, वही इश्यूज है मेंस के लिए, कि कैसे अपॉइंट कर रहा है। मैंने कोई तो कन्वेंशन चलता है इंडिया में कि मैंने, हाँ ये नेहरू जी बोले थे कि वो जो मैंने इस तरीके से, सीएम के साथ कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट। हाँ हाँ, एक कन्वेंशन है कि मैंने, हाँ इस तरीके से चलना चाहिए, लेकिन उस कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया जाता है आज के डेट में। अपना एग्जीक्यूटिव अपने मर्जी से किसी को अपॉइंट करवा देता है जो अपना उसका लॉयल हो, ठीक है, उस हिसाब से चलता है। तो ये अपॉइंटमेंट वाला पार्ट कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। क्यों? अब देखो रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, मान लेते हैं कि सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, वो क्या चाहेगा कि जो गवर्नर हो मेरे लिए काम करे, ठीक। तो कैसा कैसा अपॉइंट करेगा वो? अपने हिसाब से, ठीक है। तो लिंक याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कनाडा, याद रखना। फिर रिजर्विंग बिल ऑफ गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर रहा है, फिर से यही डिनोट कर रहा है स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, ठीक है। ये अभी न्यूज में चल रहा है, बहुत न्यूज में है ये, पिछले 2-3 साल से इतना न्यूज में है कि ओपीएससी 2 बार गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। प्रीलिम्स में तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेंस में 2 साल का क्वेश्चन देखा हूं मैं। ऐसे तो मैं तुम्हारा अभी मेंस के लिए जो नोट्स है वो ये कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो उसमें से पीवाईक्यू रेफर करा था, तो वहां पे मुझे दिखा था ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर और अभी, ठीक है। तो न्यूज में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना है इंपॉर्टेंट। अभी अभी 10 दिन या 20 दिन पहले मैं देखा हूँ कि इसको फिर से तमिलनाडु के गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ये किया है, मैंने डाटा है, बोला कि तुम समझ क्या रहे हो अपने आप को, ठीक है, तुम क्यों बार बार बिल को रिजर्व कर ले रहे हो और कंडीशन भी नहीं, कारण भी नहीं बता रहे हो, और कि तुम सिंपली लेके बैठ जा रहे हो बिल पे। तो डाटा है सुप्रीम कोर्ट, 4-5वीं बार डाटा है, मैं बता रहा हूँ। 1.5 साल से 3 साल से न्यूज में, कोविड के बाद से ना न्यूज में है गवर्नर बहुत, इसी कॉन्टेक्स्ट में कि रिजर्व कर ले रहा है बिल अननेसेसरीली, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले रहा है या फिर खुद से उस पर बैठ जा रहा है, वीटो यूज कर ले रहा है इंपॉर्टेंट। कनाडा से लिया गया है ये रिजर्विंग ऑफ बिल, याद रखना। ये बकाया इस बार न्यूज में है, ठीक है, कनाडा से लिया गया, याद रखना। ये 2020 में ही, 2020 या 21 में ही कोई स्टेट पीसीएस में पूछा था और यही कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। लक्ष्मीकांत में ये नहीं है, लक्ष्मीकांत में ये नहीं है, मैं वाली यहाँ लिख दिया हूँ क्योंकि पूछा है कोई पीसीएस में। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143, वो पढ़ोगे, जब आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को मैंने मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, तो वहाँ पे आर्टिकल 143 में देखेंगे। ये एडवाइजरी वाला पार्ट कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, ठीक। अभी देखो, ये तो मैं तुमको पीडीएफ भी दे दूंगा, तुम इसको समझ लोगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा कीवर्ड लिख जाऊँ जो तुमको समझ ही नहीं आएगा बोल के मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, और थोड़ा एक रेफरेंस दे रहा हूँ पीछे से बैक, कि मैं जाके तुमको ऐसे पता रहे कि हाँ ये इसलिए ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे याद रखना है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। लास्ट ईयर पूछा था तुम्हारा यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल पूछा था, क्वेश्चन देखेंगे, अभी टेंशन मत लो। ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ट्रेड वाला, ठीक है, जॉइंट सीटिंग, ये दोनों तो बकाया हमेशा पूछता है, जॉइंट सीटिंग और कंकरेंट लिस्ट, लगभग सारे पीसीएस में 1-2 बार तो पूछ ही चुका है, याद रखना। कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सीटिंग, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये सब कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। इनका अच्छा था इसलिए यहाँ से पूछ लिया। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ये लक्ष्मीकांत में नहीं था, लास्ट ईयर पूछा था, 2023 में पूछा था ये,
ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे क्वेश्चन रखा हूँ इसलिए मुझे याद है। ये रहा, ये देखो। ठीक है, एंड करेंट लिस्ट, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, जॉइंट सीटिंग, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये 4 चीज ऑस्ट्रेलिया से उठाया हुआ है। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, इलेक्शन वाला पार्ट बता दिया। नॉमिनेशन वाला पार्ट किस कंट्री से लिया है बताओ, राज्यसभा का नॉमिनेशन वाला पार्ट। आयरिश आइलैंड। हाँ ठीक है, आयरिश याद रखना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से उठाया है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये पूछता है, ये भी पूछ चुका है पीवाईक्यू में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी, जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। अच्छा, तुम लोग में से कोई एक जन बता दो कि कौन से आर्टिकल के आसपास ये इसके बारे में डिस्कस है। मैंने एक रफ रेंज बता दो मुझे, मैं जान जाऊंगा कि तुम प्रिपरेशन में हो। मैंने ये इस बारे में 2, 3, 5, 6 क्या 356, हाँ मैंने वही 356, तो मैंने इसी का मैंने इमरजेंसी वाला ही प्रोविजन के बाद डील कर रहा है। ज्यादा स्पेसिफिक बोलो तो 359 और 358 है। ठीक है, इन्हीं दोनों में फंडामेंटल राइट्स को कैसे ये करना है, सस्पेंड करना है, ये तो आर्टिकल डील करता है। बस मैं रैंडम पूछ रहा था, ऐसा कुछ मैंने प्रेशर नहीं दे रहा कि तुमको याद होना ही चाहिए। इमरजेंसी इतना अच्छे से बताऊंगा तुम देखोगे कि याद ही हो जाएगा पूरा क्लास में। तुम यूट्यूब में बताया हूँ, इमरजेंसी रिवीजन, क्विक रिवीजन कराया था, नोट्स देखना है एक बार यूट्यूब में जाके। यूएसएसआर, यूएसएसआर से क्या लिए हैं, यहाँ पे सस्पेंशन वाला प्रोविजन, और क्या, कुछ भी जो इमरजेंसी में होगा। अगर बाय डिफॉल्ट तुमको मान लो कि नहीं पता है कि इमरजेंसी में क्या था नहीं था, तो तुम आंख बंद करके जर्मनी मार लेना, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट को मत मार लेना आंख बंद करके, नहीं तो आंख बंद करके तुम्हारा 0.66 माइनस हो। ठीक है, एक्सेप्ट फाइनेंसी, सारा प्रोविजन कहाँ से उठाया गया है, जर्मनी से। नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मान लेना जर्मनी। जैसे यूएसए का बताया ना कि जुडिशरी का सारा प्रोविजन यूएसए से उठाया हुआ है, मान लेना। यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये डी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों क्योंकि ये थोड़ा क्या था, सोशलिस्ट गवर्नमेंट था। ठीक है, कौन कंट्री बात किया राइट्स का, कौन कंट्री बात किया राइट्स का, यूएसए। क्यों किया बात राइट्स का, क्योंकि ये थोड़ा लिबरल था। ठीक है, इंडिविजुअल लोग को प्रमोट कर रहा था कि भाई तुम अपना लिबर्टी देखो, ये देखो वो देखो करो, तो इसलिए वो राइट्स का बात किया। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उठाए, यूएसए से। सोशलिस्ट गवर्नमेंट किसी का बात किया, सोशल सोसाइटी कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी में क्या फॉलो किया जाता है, ड्यूटीज। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से उठाया गया, यूएसएसआर से। फिर और क्या उठाया गया, जस्टिस। किस टाइप का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। मोस्टली एसईपी करके मैंने अभी से तुम सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिखते होगे बार बार, आप आपसे अपने नोट्स में एसईपी याद रखना। ठीक है, एग्जाम हॉल में तुमको ये खोल लिख लेना ये, लेकिन यहाँ आपसे जस्टिस मतलब समझना 3 चीज, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, यूएसएसआर। ठीक है, फ्रेंच से क्या लिए, रिपब्लिक। क्या है रिपब्लिक, प्रियम्बल जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, अभी आज ही पढ़ेंगे रिपब्लिक का मतलब क्या है। लेकिन ये कीवर्ड कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। ठीक, और क्या इसके अलावा, वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो ये कीवर्ड सब वहां पे आया था, उभर के डिस्कशन में था, तो उठा लिया गया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा रहे, समानता रहे, आजादी रहे, इसे उठा लिया गया वहां से। ठीक, ये 4 कीवर्ड याद रखना, फ्रांस से लिया हुआ है। जापान बता दिया, यूएसए से लिया गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जापान से लिया गया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि रूल बुक में जो लिखा हुआ है सजा, वही सजा सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपना मन से, अपना मर्जी से, अपना विजडम यूज नहीं करेगा वो, सिंपली जो बुक में लिखा हुआ है, जो एस्टैब्लिश्ड है लॉ, उसी को वो ये करेगा, प्रोनाउंस करेगा। हाँ सर जर्मनी में जो FE सर बोले थे उसका फुल फॉर्म। जर्मनी में क्या बोला था, सर FE फाइनेंशियल इमरजेंसी, मैंने फाइनेंशियल एक्सेप्ट, इमरजेंसी। हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं उठाए हैं हम। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हम नहीं उठाए हैं जर्मनी से। ठीक है, कहाँ से उठाए हैं मत पूछना, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है इंडिया का खुद का इनोवेशन हो, लेकिन जर्मनी से नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी पूछेगा ना जर्मनी का इमरजेंसी का, तो जर्मनी को ही कंसिडर करना। ठीक है, और वो एग्जाम में सर क्या आप इम्पोर्टेंट बोले थे तो वो मैं हाँ हाँ लिखा हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कीवर्ड वगैरह जो भी छोटा है नहीं पता होगा ना तो पूछ लेना, ठीक है, तो एकदम जी बेझिझक पूछना।
और डाउट तो मतलब कह रहा हूँ कि बेझिझक पूछ लो। क्या होता है ना कि डाउट पूछोगे तो थोड़ा मुझे ब्रेक मिल जाएगा और बाकियों को भी ब्रेक मिल जाएगा, पूछा करो डाउट। जी सर। अब आते हैं पीवाईक्यू, देख लो। मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट है तो है। देखो, इसमें क्वेश्चन ज्यादा ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि ना हर एक वर्ड पे क्वेश्चन आ रहा था, हर एक वर्ड पे। मैं बिलीव मी कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हर एक वर्ड पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, हर एक वर्ड पे, मतलब तुम ऐसा मान लो कि हर एक वर्ड पे। इसलिए मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन तो नहीं डाल सकता था, जो तुम्हारा ओपीएससी पूछा है मैं वही एटलीस्ट डाल दिया हूँ। और कुछ एक एक्स्ट्रा जो था, हाँ ये मैं क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ये आरटीएस में राजस्थान टीचर सर्विस में पूछा था, तो वहां पे से ये डाला हूँ ये। ठीक है, ये अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, इसलिए डाला हूँ। ये तुमको मैं बता दिया हूँ, एक्चुअली वो वही वाला है, नॉमिनेशन वाला ही पार्ट को ये कर रहा है। ठीक है, नॉमिनेशन वाला पार्ट नहीं था आयरिश रिपब्लिक, तो वो नॉमिनेट कैसे, किस किस ग्राउंड पे नॉमिनेट होते हैं, तो वही वाला पार्ट है। टैलेंट क्या रहना है, एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके अंदर कुछ भी राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए, नॉमिनेट होने के लिए। ये देखो बीपीएस ओपीएससी तुम्हारा पूछा था लास्ट का लास्ट ईयर। ठीक, ये पूछा था, देख लो क्वेश्चन। तुमको अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं यहाँ तो आंसर दे दिया हूँ ताकि तुम याद करते समय इसको ये करो। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, दिया क्या था, इंग्लैंड, काट देना। फिर ये वाला ऑस्ट्रेलिया ही था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन यूएसए लिख दिया है। पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन नोट्स में है 1935 एक्ट। ठीक, ये क्वेश्चन ओपीएससी पूछा है यहाँ से। फिर और कभी ये इस पे भी पूछा था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो जर्मनी। ठीक है, अब तुम देखो क्वेश्चन पूरा हमेशा पढ़ना, तुम इसको देखे नहीं हो, तुम हड़बड़ी में हो, मान लो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ये देख लिए और आगे बढ़ के बोले ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। ठीक है, तो फिर ये चीज को देख लोगे तो शायद रिलेट कर लेते हैं, लेकिन वो इसको लिख दिया है जानबूझ के ताकि तुमको हमारे मैंने जो थोड़ा अनसीरियस होगा, जिसको लगेगा कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ कुछ, अंडर कॉन्फिडेंट, वो यही देख के भाग जाएगा आगे, तो ये तो मुझे आता ही नहीं है कौन है इसमें से, वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन सोचेगा क्या है, लेकिन ये जर्मनी इसका आंसर होगा। ठीक, ये ओपीएससी पूछा है यहाँ से लास्ट 2 ईयर में। और एक ये था, ये नॉट बोरोड पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अच्छा बताओ मेरे को, साउथ अफ्रीका से कौन सा 2 फीचर्स बोरो किया हुआ है, अभी बताया हूँ, बताओ। सर इलेक्शन, अमेंडमेंट और Amendment और election of राज्यसभा, इलेक्शन, हाँ इलेक्शन और अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, अब यहाँ पे पूछा था नॉट बोरोड, देख लो अमेंडमेंट है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है, मतलब 1-2 तो नहीं होगा, तो 1-2 काट दो, ये 2 कटा, ये 1-2 कटा, ये 1 कटा, बच गया, ये मार देना। ठीक, याद रख लो ऐसे ही कि 2 पढ़ा हूँ, मेरे राइट साइड में डायग्राम का राइट साइड में, लेफ्ट साइड डायग्राम में था, याद रखो ऐसे ही, बहुत हेल्प होगा एग्जाम में, टाइम कम होगा। जैसे बोलते हैं ना 100 क्वेश्चन पढ़ने में ही मेरा 2 घंटा बीत जाता है, तो जब याद रखे रहोगे, रिवाइज अच्छे से किए रहोगे, तो तुम आराम से 1 घंटे में एक बार 100 क्वेश्चन देख लोगे, उसके बाद फिर 30 मिनट्स में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सॉल्व कर लोगे, और फिर बचा हुआ 30 मिनट्स उसमें देखोगे कि जो, हाँ जो बहुत टफ था उसको निकालने की कोशिश करोगे। ऐसा यूपीएससी में करते हैं, और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने साइकिल में जाना, एग्जाम हॉल में ना टेस्ट सीरीज जब होता है 2 घंटे का, तो साइकिल में देते हैं कि पहला बार में जो आता है सबसे पहले उसको कर लो, ठीक है, सेकंड बार में 50-50 को मार लो, थर्ड बार में ये तब आएगा जब तुम्हारा रिवीजन अच्छे से है। अब तुम्हारा रिवीजन अच्छे से है ही नहीं, तुमको वर्ड ही समझ नहीं आ रहा, तुम एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ को तुम पूरा एक एक लाइन पढ़ रहे हो, और पढ़ते पढ़ते तुम 2 घंटा हुआ, तुम्हारा 100 क्वेश्चन खत्म हुआ, तो बोला भरे ही नहीं हो तुम, मैंने ओएमआर को भरे ही नहीं हो। ठीक है, तो जब रिवीजन अच्छे से रहेगा तो ऑटोमेटिक याद आएगा। ये तो बता दिया कि किस मैंने नॉमिनेशन ऑफ देखो क्वेश्चन किस हिसाब से डाला था, ताकि समझ ही नहीं है बच्चे को कि पूछ क्या रहा है। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द टैलेंट, एक्सपीरियंस, सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जांपल ऑफ क्या। अब देखो यहाँ तो नॉमिनेशन लिखा नहीं है, ठीक है, अब तुमको खुद से समझना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा। अच्छा मतलब इस ग्राउंड पे नॉमिनेट करने के लिए कह रहा था, वो उठाया है कहाँ से, आयरिश रिपब्लिक से है। ये थोड़ा सा एग्जाम हॉल का प्रेशर में रिलेट करना मुश्किल है, क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा डाल दिया। पीआईक्यू ही इसको ट्रीट करो, लास्ट ईयर का ही है ये। किसी को डाउट अभी तक कुछ, या फिर कोई एक्स्ट्रा कुछ जान रहा हो तो समझ रहा हो कि हाँ बताना चाहिए तो बताओ। हाँ नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ज्यादा जान रहे हो तो ठीक है, लेकिन इतना कम से कम जानना है तुमको, जितना बता दिया इतना तुमको जानना है मिनिमम मिनिमम। अब आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी देख लिए कि कहाँ कहाँ से क्या उठा है, अब जो भी उठा है उसका फीचर्स क्या है। कुछ भी उठाए हैं
उसका फीचर्स क्या है। तो फिर पूछोगे कि ये इंपॉर्टेंट है क्या। मैं बोल रहा हूँ कि पहला क्लास जो था इंपॉर्टेंट था, ये वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट था। अब ये क्या है कि एसेंस समझने के लिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फैक्ट को तुम ये रख लो कि तुम्हारे नोट्स में ब्लू कलर में लिख दिया हूँ। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 12 शेड्यूल, ये है एट प्रेजेंट। ठीक, एट प्रेजेंट इतना आर्टिकल, इतना पार्ट और इतना शेड्यूल है। याद रखो ये फैक्ट, चुपके से एक ऑप्शन में डाला हुआ रहेगा और उस एक ऑप्शन की वजह से तुम्हारा हो सकता है कि तुम उसको हेलो अटेम्प्ट ना करो। हाँ हेलो सर, इसको देख के एक चीज याद है। कल जो आपने मतलब पढ़ाया था 93 सीट्स सॉरी 93 सीट्स नॉमिनेटेड टू प्रिंसली स्टेट। हाँ हाँ। हाँ सर, बुक में लिखा है अलॉटेड, तो वो नॉमिनेटेड और अलॉटेड सेम ही है या कुछ अलग? अलॉट किया गया था, मतलब कि देखो जब वो आया ना कैबिनेट कैबिनेट प्लान, तो वो बोला कि भाई तुम लोग बना लो कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे कैसे रखोगे। तो कांग्रेस मैंने आईएनसी और मुस्लिम लीग को बोला कि तुम लोग तो लड़ोगे, ठीक, तुम लोग तो मैंने जो प्रोविंस के इलेक्शन जो तुम लड़े हो उस हिसाब से तुम्हारा मेंबर को ये किया जाएगा। और प्रिंसली स्टेट को बोला कि तुम 93 मैंने तुम अपने 93 मेंबर्स को भेज सकते हो और नॉमिनेट कौन करेगा, तुम्हारा रेस्पेक्टिव चीफ जो है, तुम्हारा जो किंग है रेस्पेक्टिव प्रिंसली स्टेट का, वो तुमको नॉमिनेट करेगा। 93 सीट अलॉट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दिया हूँ, तुम खर्च करो अपने हिसाब से, अलॉट किया तुम्हें, तुम्हारा विजडम है। तो यहाँ पे विजडम किसका था, किंग का, जो भेजेगा नॉमिनेट करके। तो अलॉट और नॉमिनेट सेम है इस केस में। ठीक है, उसको कैबिनेट ओके मिशन सर। प्लान उसको 93 सीट दे दिया। ठीक है, उसके बाद किंग के पास डिसीजन छोड़ा कि हर एक प्रिंसली स्टेट को दे दिया होगा 3-4 सीट, तो नॉमिनेट कर रहा होगा कि हाँ जाओ भाई मेरे प्रिंसली स्टेट से तुम रिप्रेजेंट करो। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि लोग रिप्रेजेंट ही नहीं किए थे शायद। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में लिख रहा हूँ चीज, रिप्रेजेंट ही नहीं किए थे वो लोग जाके अंदर, वो लोग अपना ही ईगो में बैठे हुए थे प्रिंसली स्टेट। अब क्या है, लेंथीएस्ट है हम लोग। तो क्यों है लेंथीएस्ट, क्योंकि अपना ज्योग्राफी बहुत ये है, हिस्टोरिकल, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है हम लोग, कल्चरली हम लोग बहुत ये हैं, तो इसलिए सबको कैटर करना है ना, ज्योग्राफी को भी कैटर करना है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हिस्टोरिकल है हम लोग का, सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है बोथ सेंटर और स्टेट के लिए। अब ये क्या है कि लेंथीएस्ट पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग डिस्क्राइब कर रहा है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये 4 ऑप्शन डालेगा। ठीक, 4 ऑप्शन डालेगा और तुमको तुम्हारा चेक करेगा कि तुमको लग रहा है कि नहीं कि हाँ ये कारण हो सकता है कि लेंथीएस्ट है कि नहीं। ठीक है, जरूर मारना कि लेंथीएस्ट होने का कारण ज्योग्राफी, तो हाँ है, हिस्टोरिकल, तो हाँ है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसलिए लेंथीएस्ट है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि सेंटर और स्टेट का दोनों का एक ही है, तो obvious सी बात है वॉल्यूमस होगा, बड़ा होगा, तो है। डोमिनेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट, अब क्या था कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उसमें से तो 30 से 35% तो लॉयर ही थे। स्टार्टिंग में नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये सब लॉयर थे, गांधी जी सब लॉयर थे। ठीक है, तो इसलिए भी थोड़ा कीवर्ड जार्गन्स वगैरह पे इंपॉर्टेंस दिए हैं वो लोग कि हाँ ये चीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। ठीक है, तो विस्टन चर्चिल, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब इंडिया इंडिपेंडेंस पा लिया तो वो क्या कमेंट किया कि इंडिया ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ठीक है, कुछ ही दिन का मेहमान है और एक एक पार्ट उसका अलग हो जाएगा, मतलब कि साउथ अपना द्रविड़ स्टेट का ये कर लेगा, पंजाब अपना खालिस्तान का ये कर लेगा, वो गेस किए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपना रूल बुक जो था, अपना रूल बुक जो था वो बहुत रिवॉल्यूशनरी था, माने पीस मिल रिवॉल्यूशन था वो। ठीक है, सोशल रिवॉल्यूशन कह लो, कि बहुत धीरे धीरे बनाया गया था। ठीक है, इसलिए इंडिया का जो ये था, डिस्पाइट की डाइवर्सिटी था, ब्रेक नहीं हुआ, यही कारण है। ठीक है, बहुत मतलब क्योंकि एक्सपर्ट थे लोग, खुद पता था कि क्या कमी हो सकता है आगे चल के, क्या दिक्कत हो सकता है आगे चल के। तो ये कारण थे, लीगल एक्सपर्ट थे, इसलिए हर चीज को ये लोग डिफाइन करते गए, जो भी इंपॉर्टेंट लगा, अच्छा लगा, बोले कि नहीं यहाँ पे बताना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन तो रूल बुक था ना, अब 395 आर्टिकल है, ऐसा थोड़ी कि 1000 चीज लिख देंगे यहाँ पे। तो वो लोग एक फ्रेमवर्क में रखे कि हाँ इसमें बाद में इसको थ्रू थ्रू मैंने जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स वाले, फंडामेंटल ड्यूटीज वाले, डीपीएसपी वाले, तो एक गाइडलाइन टाइप में था, तो रखे उस हिसाब से। और मेन श्रेय जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनको सारा ये जाता है श्रेय कि अपना इंडिया ब्रेक नहीं किया। अनलाइक बाकी उस समय का रेस्पेक्टिव जो उसी समय जो कॉलोनियल ये से बाहर आए थे, क्या हुआ ना कि कॉलोनियल कॉलोनियलिज्म से बाहर आया और कुछ कंट्री इंडिपेंडेंट पाया और अपने में ही सिविल वार लड़ने लग गया। ठीक है, सिविल वार हो गया। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं देखा गया, इंडिया में बस एक मैंने ब्लैक ये डे माना जाता है, नेशनल इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को ब्लैक ये माना जाता है। बाकी इंडिया में सिविल वार नहीं हुआ कभी, कारण यही था कॉन्स्टिट्यूशन अपना लेंथीएस्ट था, सबके एस्पिरेशन को फुलफिल कर रहा था,
और ये फैक्टर है जो बता रहा है कि ज्योग्राफी लेंथीएस्ट क्यों था। आर्टिकल देख लो, बीच बीच में पूछते रहूंगा, ये मैं देख लो, अभी तीसरा चौथा क्लास रहेगा, वहां पे पूछते रहूंगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और क्या सोर्स क्या था अपना, बहुत सारा सोर्स था। स्ट्रक्चरल पार्ट हम लोग उठाए हैं, जो स्ट्रक्चर था, ढांचा 1935 एक्ट, 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से। फिलोसॉफिकल पार्ट जो था यूएसए से, आयरलैंड से। पॉलिटिकल पार्ट जो था यूके से। ये सब है, मैंने याद नहीं भी रखा हुआ चलेगा, लेकिन ये सब पॉइंट अच्छा है। मेंस में अगर मान लो पूछ लेता है ना, साइलेंट फीचर्स ऑफ, डायरेक्ट पूछ लिया, जो कि पूछ भी सकता है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है ओपीएससी का मेंस, डायरेक्ट पूछ लिया कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और कुछ बताओ कि चैलेंजेस क्या है, बताओ, लिख देगा 15 मार्क्स। तो यही सब तुम्हारा पॉइंट उठ के आएगा वहां पे, आराम से लिखना, ठीक है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पता है क्यों रिजिड है, कमेंट करना बहुत टफ है। फ्लेक्सिबल क्यों है कि सिंपल ऑर्डिनरी ऐसे भी बहुत ही जरूरी चीज को पास हो जाता है, और जो नहीं है स्टेट से रिलेटेड, फेडरेशन से रिलेटेड नहीं है, उसको सिंपल भी पास किया, अमेंड किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, एग्जांपल बताओ किसी को पता है तो इस कीवर्ड का मतलब। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये कीवर्ड एग्जाम में देगा, सर ठीक जो है। इमरजेंसी सिचुएशन में, हाँ सही है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो उस कंडीशन में वही बता रहा है कि फेडरल सिस्टम तो है लेकिन यूनिटरी बायस है, ठीक है। फिर गवर्नर का एग्जांपल वही चीज डिनोट कर रहा है। फिर जो फाइनेंस कमीशन है वही चीज डिनोट कर रहा है, फेडरल है लेकिन यूनिटरी बायस है, सेंटर के पास ही पावर है, समझ गए। ये चीज है, सारे एग्जांपल यहीं पाएंगे। और ये सेंटर स्टेट रिलेशन जब पढ़ेंगे ना, सेंटर स्टेट रिलेशन, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, पूरा डिटेल में, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इतना डिटेल में बताऊंगा कि कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि नोट्स में तुम्हारे सिर्फ वही रहेगा जो प्रीलिम्स में पूछ रहा है, लेकिन एक्सप्लेन हर चीज करूंगा तुमको। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने पता ही नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आ रहा तुमको, बस खाली कीवर्ड देखोगे और रिलेट कर लोगे कि हाँ ये तो क्लास में मैंने सुना हुआ है, मेरे को पता है ये कीवर्ड, जैसे ये वर्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं क्या बनाता, दे देता ये, ठीक, और 3 ऑप्शन डाल देता है यहाँ पे, बोलता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी बायस है। गवर्नर लिख देता, स्पीकर लिख देता, फाइनेंस कमीशन लिख देता, ठीक। क्वेश्चन टफ कर दिया, अब चूज करो कौन कौन सा होगा। इनमें से 3 एग्जांपल लिखा हूं, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर, स्पीकर, कौन कौन से इसमें से बता रहा है कि फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस है, बताओ। फाइनेंस कमीशन और गवर्नर। हाँ ये नहीं है, ये तो लोकसभा में है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, स्पीकर नहीं होगा, ये दोनों तो है ना। तो टफ करना हुआ, तुमको इसका मतलब पता होगा तभी ना तुम गेस कर पाओगे कि हाँ क्यों कह रहा है, क्यों पूछ रहा है। इसलिए ये कीवर्ड सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम अभी तक जैसे भी पढ़े हो, लेकिन अब से तुमको फोकस करना है कीवर्ड पे, एग्जामिनर कीवर्ड पे ही खेलता है, ठीक है। तुमको मैक्सिमाइज यहीं से करना है, बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे कीवर्ड, तुमको पता होना चाहिए कि क्यों लिखा हुआ है। और तुम्हारे पास कुछ और भी कीवर्ड मिलता है तो पूछ लेना, क्योंकि पूछोगे तो जानोगे एग्जाम हॉल में वही चीज काम आना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है। और यूके से अलग है वो, ये चीज याद रखना, यूके से थोड़ा अलग इसलिए है, नहीं यूके से सेम है, सिमिलर टू यूके है, लेकिन ये हमको एज ए चैप्टर मेंस में पढ़ना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कैसे अलग है अपना यूके से, कि फ्रांस से। इस बार फ्रांस वाला पूछ लिया था, अगले बार यूके पूछ लेगा, उससे अगले बार यूएसए से क्यों अलग है वो पूछ लेगा, ऐसा चलता रहेगा इसमें, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहां पे पूछा हुआ है सिलेबस में, डायरेक्ट मेंस का सिलेबस में लिखा हुआ है कि कंपेयर करो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो अभी तो प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स का ही जानो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ क्या कहता है कि तुमको कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे से। एग्जीक्यूटिव किससे कोऑपरेट करेगा, लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर किससे कोऑपरेट करेगा, एग्जीक्यूटिव से। ये दोनों किससे ये करेंगे, जुडिशरी से। हालांकि जुडिशरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ का पार्ट में भी नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, किससे किससे कोई लेना देना नहीं। जो वहां पे कांग्रेस है, वहां पे कांग्रेस चलता है, कांग्रेस और सीनेट, इसको कोई लेना देना नहीं, बस ये अपना ऑर्डर पास करेगा, ये लोग उस चीज को घुमाएगा कि हाँ हमारा प्रेसिडेंट जो बोल रहा है सही है कि नहीं, उसको हाँ या ना में बोलो, हाँ तो मेजोरिटी हो गया तो ठीक है, और नहीं तो गलत है, ठीक है। इसके पास वीटो है, प्रेसिडेंट यहाँ पे सेपरेट है, किससे सेपरेट है, किससे, लेजिस्लेचर से।
ये एग्जीक्यूटिव हो गया और ये हो गया तुम्हारा लेजिस्लेचर यूएसए में। लेकिन इंडिया में क्या है, दोनों एक ही डब्बे के ये हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, और वहाँ पे दोनों अलग अलग डब्बे के, एग्जीक्यूटिव अलग है प्रेसिडेंट, और लेजिस्लेचर जो है कांग्रेस अलग है। याद रखना पार्लियामेंट्री फॉर्म, ये फीचर्स है। अभी तक क्या देखे, फीचर्स है। एक कीवर्ड यहाँ पे छूट गया था, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ठीक, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। और ठीक है, बताओ, पहले बताओ फिर मैं पूछूंगा। किसी को पता है पार्लियामेंट सोवरेनिटी का मतलब क्या समझ रहे हो? जो भी सिंपल में देखो, पूछ रहा हूँ मैं तो खुद सिंपल का ही होगा। हाँ पार्लियामेंट सर खुद का लॉ खुद पार्लियामेंट बनाए। सुप्रीम होगा। हाँ, मतलब कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। कौन से कंट्री में ये चीज चलता है? सर ब्रिटेन में। यूके। हाँ ब्रिटिश यूके, हाँ ब्रिटेन, यूके। ब्रिटेन में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सिंथेसिस लिखे हैं। ठीक है, कि सिंथेसिस है पार्लियामेंट सोवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, जो यूएसए वाला, ठीक है, वहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी चलता है। जो जज बोल दिया वही सर आंखों पे। ठीक है, फिर भी वहाँ का जो अपॉइंटमेंट है ना, यूएसए का जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, वो थोड़ा मैंने मोर डेमोक्रेटिक वे में होता है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया का जो कॉलेजियम सिस्टम है, पढ़ेंगे जुडिशरी में, वो थोड़ा क्या है ना कि ऑटोक्रेटिक टाइप है, जज लोग खुद चूज कर ले रहा है, जजेस चूजिंग जजेस, जजेस अपॉइंटिंग जजेस, वो इंडिया में हो रहा है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। इस यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी चलता है। तो इन दोनों का क्या है, कॉम्बो है, कॉकटेल है। ठीक है, दोनों को मिला के थोड़ा नींबू मिला लिए, ठीक, और थोड़ा ऑरेंज मिला के पी रहे हैं, तो ये सिंथेसिस है हमारा। समझ गए? यूके का पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी यूएसए का, दोनों को मिला के चल रहा है, सिंथेसिस है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी लिख देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी दिखाता है इंडिया का। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा अमेंडिंग पावर, तो हाँ बता रहा है कि पार्लियामेंट है। मैंने फीचर्स में अगर बोलेगा कि कौन सा है, नॉट प्योरली मैंने पार्लियामेंट सोवरेन है, लेकिन अगर पूछा है कि कौन सा फीचर्स बता रहा है इनमें से कि पार्लियामेंट सोवरेन है, तो अमेंडिंग पावर बताता है कि पार्लियामेंट सोवरेन है। ठीक है, याद रखना। फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या, कि कहाँ पे कौन से पावर से बता रहा है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है, तो डायरेक्ट लिख देना बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलोजियम सिस्टम, कोलोजियम सिस्टम को नहीं लिखना, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, और क्या लिखना, एक और है जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल नहीं होगा। एक्टिविटी। हाँ वो तो सेम है, उसी में आया जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मान के चलें कि बता रहा है कुछ भी को, किसी भी चीज को रिव्यू कर सकता है। ठीक, ये था तुम्हारा फीचर्स। कुछ फीचर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, सबसे पहले लिख दिया। कुछ और है जो थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे, सिटीजनशिप सर आर्टिकल। हाँ हाँ, सर ये जो जुडिशियल सुप्रीमेसी के अंडर मतलब ये रीट वाला पार्ट आएगा। रीट वाला पार्ट हाँ अच्छा। बोल सकते हो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखो रीट वाला पार्ट कब एक्टिवेट हो रहा है, जब खुद से जा रहा है इंसान उसको ये करने। ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू क्या है, खुद से वो एक्टिवेट हो जा रहा है। या फिर ऐसे कर लो कि स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसी के थ्रू से जुडिशियल रिव्यू कर लेता है किसी भी चीज को। तो सुप्रीमेसी बताने का मतलब कि वो अपने आप में एक्टिवेट हो जाए, बिना किसी के कहे, बिना किसी के सुने। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह लो, एक और वर्ड है जो बकाया पूछा जाता है, क्या है अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। वो इंडियन एक्सप्रेस में भी है, बहुत सारे केसेस में यूज डायरेक्टली की हेडलाइन बना है। वो कीवर्ड क्या है अभी रिकॉल, अभी चलो मैं पढ़ाऊंगा ना तो मुझे याद आ जाएगा तो बताऊंगा। इंटरवेंशन। नहीं, उसी इंटरवेंशन को विदाउट मैंने खुद से इंटरवेन कर ले जाए, उसका एक कीवर्ड है, वो फ्रेंच कीवर्ड, फ्रांस का वर्ड है वो, क्या वर्ड बोलते हैं उसको, सुओमोटो, सुओमोटो। ठीक है, सुओमोटो। तो ये सुओमोटो वाला पावर जो है सुप्रीम जुडिशियल सुप्रीमेसी को शो करता है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है, पीआईएल है। पीआईएल भी क्या है, पीआईएल तो बाद में जब इंसान गया उसके बाद में एक्टिवेट होगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू अपने आप में एक्टिवेट हो जाता है। अगर उसको लग गया, सुओमोटो एक्शन ले लिया, तो वही सुप्रीमेसी दिखा रहा है उसका। ठीक है, देखो वीडियो को अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ, एक बार वीडियो देख लेना, रिवाइज कर लेना, लेकिन रिवाइज करना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम 3 बार पढ़े हो या 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हो। ठीक है, अगर पहला अटेम्प्टर ना 4 बार रिवाइज कर लिया है एक ही बार, और तुम 3 अटेम्प्ट में सिर्फ 3 बार रिवाइज किए हो, तुमसे एक कदम आगे है। ध्यान रखना, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का। रिवीजन एग्जाम हॉल में रिवाइज किया हुआ ही चीज तुमको एग्जाम हॉल में तुमको तुम्हारा जो पेशेंस है, नर्व्स है, सब चेक ये रखेगा, बराबर रखेगा। नहीं तो पता चला कि तुम बोलो मैं तो नर्वस हो जा रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे कॉन्फिडेंस नहीं है।
कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? रिवीजन से आएगा, और रिवीजन तो किए नहीं हो, इसलिए कह रहा हूँ कि रिवीजन करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो नर्वसनेस नहीं होगा। इसलिए जो ओएमआर भरते समय ना, होता क्या है कि पता है तुमको सही आंसर भरना था ऊपर, भर दिया नीचे, और फिर कह रहे हो कि मैं 2 ओएमआर का ये गलत भर दिया, 4 गलत भर दिया, इसलिए छूट गया, रह गया। और कई बच्चे तो ऐसा होते हैं कि रोल नंबर ही गलत भर देते हैं, तो हो गया फिर उनका, तो 1 साल बैठेंगे और क्या। सिंगल सिटीजनशिप यूएसए से, अनलाइक यूएसए, सॉरी यूके में सॉरी यूएसए में ना 2 सिटीजनशिप है, एक है नेशनल सिटीजनशिप और एक स्टेट का अपना अपना। 50 स्टेट्स है तो उनका अपना अपना एक सिटीजनशिप है, यूएसए में चलता है। इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। कहाँ से लिया है सिंगल सिटीजनशिप बताओ? यूके। यूके। या हाँ, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से? यूएसए से। क्या करता है? प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखो, अभी तक मैं कहीं क्वेश्चन नहीं देखा हूँ, लेकिन जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ ना कि ये फंडामेंटल राइट्स को स्पेशली वहां पे ना डिनोट किया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। कोई बता पाएगा क्यों? चलो, यहाँ पे मेरा रोल प्ले होता है, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि स्टेट का जो एनार्की है ना, स्टेट का जो माने आर्बिट्रीनेस है, उसको कर्व करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को लाया गया था, ठीक है। स्टेट के पास पावर है, ठीक है, पावर है, कितना पावर है? अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड पावर है। तो वो लिमिटेड पावर को जो लिमिट कर रहा है ना फंडामेंटल राइट्स, तो उसी इसीलिए इसको पॉलिटिकल, स्टेट का मैंने ये को पावर को लिमिट कर रहा है, पॉलिटिकल बोला गया। लेकिन वही चीज डीपीएसपी में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बोला गया है। लक्ष्मीकांत में लिखा है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। अगर मुझे टेस्ट सीरीज बनाना होता तुम्हारे लिए तो मैं यही सेंटेंस बना के डालता, फंडामेंटल राइट्स प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और डीपीएसपी प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और तुम वहां बैठ के तारे गिनते रहते कि अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ, मार देता हूँ, दोनों दोनों होता होगा। या फिर बोलते कि नहीं नहीं, फंडामेंटल राइट्स भी तो सोशियो इकोनॉमिक करता है, ठीक है, करता होगा सोशियो इकोनॉमिक। फंडामेंटल राइट सोशियो इकोनॉमिक करता है क्या? करता है, सर इंडिया कर, में करता है। करता है, फंडामेंटल राइट्स करता है। पार्ट जो जॉब वाला जो पार्ट नहीं है क्या, इकोनॉमिक पार्ट से रिलेटेड है ना, कि जो रिजर्वेशन देगा जॉब में। सर हाँ सर एजुकेशन में भी मतलब हाँ हाँ हाँ, करता है। तो यह कहने का मतलब इन शॉर्ट, ये लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिख दिया था, इट प्रमोट्स। इसका मतलब ये नहीं कि इसको डिमोट कर रहा है, इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एट लार्ज। वैसे डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ठीक है, एट लार्ज। तो जितना भी देखोगे आर्टिकल्स, फीचर्स वगैरह देखोगे, तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को दिखाएगा कि कैसे इक्वालिटी का बात कर रहा है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ का नहीं होने देना है उसका बात कर रहा है, फ्री लीगल सर्विस का बात कर रहा है, ठीक है। तो एट लार्ज डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक हेलो डेमोक्रेसी को। हम्म हेलो हम्म सर, ये जो आपने मतलब लिखा है जो प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हम्म। मतलब ये यूएसए में इसका डेफिनेशन वही है या पूरे मतलब जो फंडामेंटल राइट का ही होल डेफिनेशन देखो, ये है? मैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब बता रहा हूँ कि जहां पे भी ना सिटीजन के पास माने आ रहा है कुछ, प्रोटेक्ट कर रहा है कोई चीज, ठीक है, स्टेट के थ्रू से, तो वहां पे पॉलिटिक्स एंटर करता है, उसी को बोलते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। स्टेट और सिटीजन का रिलेशन को पॉलिटिक्स बोला जाता है। तो एक्चुअली में ये प्रमोट कर रहा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द सेंस की यूएसए में भी इसी को कंसिडर किया जाएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही, ठीक है। प्रमोट कर रहा है मतलब कि सिटीजन और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है, उसके बीच में एक ये प्रोटेक्शन टाइप क्रिएट कर रहा है, उसी को ये प्रमोट कर रहा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट चाहता अपना मनमर्जी कुछ भी कर सकता था, ठीक है, आर्बिट्री रह सकता था, लेकिन स्टेट को बोला गया कि सिटीजन के पास कुछ राइट्स है, इसको छोड़ के तुम अपना एक्टिविटी करते रहो, जो भी करना है। तो एक लेयर बनाया, इसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोला गया कि ये प्रमोट कर रहा है, इस चीज को इंप्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन तो ये देखो, यहाँ पे क्या होगा ना कि मैं इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दिया क्योंकि लक्ष्मीकांत में था, और लक्ष्मीकांत में जो भी है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछा हो या नहीं पूछा हो, है, ठीक है। तुम कई बार पढ़ रहे हो, अब ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, मैं तो यहाँ पे लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है लक्ष्मीकांत के, जो तुमको हो सकता है टेस्ट सीरीज में तुमको कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया कि तुम कंफ्यूज मत होना एटलीस्ट। बाकी को तो हवा नहीं लगेगा, तुमको एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ, ये तो मैं पढ़ा था, ये तो मैं जानता हूँ, एटलीस्ट मेरे नोट्स में है या लक्ष्मीकांत में है, मैं मुझे पता है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज भी फीचर्स एक है कि बोल रहा है कि ड्यूटी फॉलो करो सिटीजन को। कहाँ से ऐड किया गया था? बाद में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैं यहाँ पे डेट मिस किया हूँ, बताओ डेट क्या लिखूँ यहाँ पे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का डेट क्या लिखूँ? 1976. 76। बस, ओपीएससी ऑब्सेस्ड विथ डेट, याद रखना हमेशा जब भी पढ़ रहे हो ना,
ये सब फैक्ट भले तुम भूल जाओ, लेकिन ओपीएससी डेट पूछ लेगा तुमसे, तो इसको भी याद रखना, इंटरलिंक कर लेना इसको, डेट पूछता है वो। ठीक। सेकुलर स्टेट कैसे है? इंडिया जो है सेकुलर स्टेट पॉजिटिव सेंस में है, कि कह रहा है कि स्टेट का रोल प्ले करेगा अपना रिलीजन को ये करने में, रिलीजन का भी मैंने स्टेट में पार्ट होना चाहिए। मैंने ये गांधी का फिलोसफी पे सर्वधर्म संभव, मतलब कि सारे धर्म एकोमोडेट कर सकते हैं स्टेट के अंडर, उस कॉन्सेप्ट में इंडियन सेकुलरिज्म जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे वेस्टर्न वाले में क्या है ना, कि स्ट्रिक्टली मना कर दे रहा है कि भैया तुम, वेस्टर्न स्पेशली फ्रांस का बता रहा हूँ मैं, यूएसए तो कुछ हद तक, यूएसए का जो है कुछ हद तक तो वो मैंने इग्नोरेंट, मैंने इंडिफरेंट है कि मैंने मुझे है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेस्टर्न जो फ्रांस वाला है वो प्योरली कह रहा है कि भैया मुझे तुमसे तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है, और तुम अगर ज्यादा उछलोगे तो तुमको दबा देंगे, ठीक है। तो ये वेस्टर्न का इस तरह नेगेटिव बोला जाता है। ठीक। और सेकुलरिज्म क्या है? तो स्टेट, सिटीजन और रिलीजन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को सेकुलरिज्म बोला जाता है। बस बेसिक्स हल्का बता दिया यहाँ पे, क्योंकि फीचर्स देख रहे हैं। अब आते हैं इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, इसका मतलब तो बहुत बेसिक्स है। देखो थोड़ा देख रहा हूँ मैं कि हैंडराइटिंग ये बहुत, क्योंकि एक्चुअली ये लैपटॉप में बनाया गया था ये, ठीक है। तो ये पीडीएफ में हो सकता है कि आज का आज अभी नहीं भेजूं, थोड़ा हैंडराइटिंग में इसको ये कर लूंगा सही करके, उसके बाद मैं दूंगा, ठीक है। हाँ सर हो जाएगा। हाँ समझ आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, फिर तो डाल ही दूंगा, चलो कोई नहीं। इतना पढ़ देंगे। हम्म। तो वो तो एक्चुअली पेन डिफर करता है, लैपटॉप में जो पेन चलता है वो अलग होता है, और आईपैड पे जो पेन चलता है उसका हैंडराइटिंग थोड़ा अलग होता है, तो उसमें लिखने में दिक्कत है, तो ये ऐसा हो गया है। और सर ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड हाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैं बता दे रहा हूँ कीवर्ड, तुम वीडियो देख के भी बना लेना अपना। इमरजेंसी प्रोविजन, इंटीग्रेटेड थ्री एंड टायर गवर्नमेंट। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये ऊपर में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड कैसे है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सब इंटरलिंक्ड है। इंडिपेंडेंट कैसे है? कि इनका जो फंड वगैरह है सेपरेट अपना बजट बनता है, जिसपे वोट नहीं कर सकता है पार्लियामेंटेरियन। ठीक, वो बताऊंगा जब। इंडिपेंडेंस कैसे है वो बकाया सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट कैसे इंडिपेंडेंट है वो बकाया सुप्रीम कोर्ट जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे इंडिपेंडेंट है। इलेक्शन कमीशन कितना इंडिपेंडेंट है वो जब इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा कितना इंडिपेंडेंट है। सब, हर बॉडी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। कुछ कम मात्रा में है, कुछ ज्यादा मात्रा में है, और कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि एनएचआरसी, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। और कोई बॉडी बताओ जो इंडिपेंडेंट नहीं है? सबसे बड़ा तो यही है, ईडी। न्यूज में सुन ही रहे होगे। क्या है ये सब? डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। कौन एग्जीक्यूटिव? सेंट्रल। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट, इनका फंड, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी रखा गया है फीचर्स में, जैसे कि ईसीआई, कैग, यूपीएससी, एसपीएससी। इंडिपेंडेंट बोला है यहाँ पे, हाँ, कौन से पैरामीटर में इंडिपेंडेंट है, क्या है? अब इन्हीं को बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम बोला जाता है, कि मतलब इंडिया में अगर डेमोक्रेसी को अगर सही मायने में बोला जाए कि प्रोटेक्ट हो रहा है, तो इन्हीं फीचर्स में इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जैसे इलेक्शन कराता है फ्री एंड फेयर, क्या कराता है कि जो भी पैसा का फालतू खर्च हो रहा है उसको हाईलाइट कर देता है। यूपीएससी क्या कराता है? एक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको यूपीएससी ये करता है, चेक करता है। स्टेट पीसीएस वही काम है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहे। ये सारे फीचर्स जो है डेमोक्रेसी के सिस्टम का पार्ट है। तो इसी वही बता रहा है कि इंडिपेंडेंट बॉडीज जो है वो फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इमरजेंसी प्रोविजन पूरा चैप्टर देखेंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी। फिर 3 टायर गवर्नमेंट पढ़ेंगे, 73rd अमेंडमेंट, फिर 74th अमेंडमेंट। ठीक है। ओरिजिनली ओरिजिनली मैंने ओरिजिनल अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो डुअल पॉलिटी था। देखो अब ये कीवर्ड में यहाँ क्यों लिखा, ये ना बहुत ज्यादा खराब हो गया, ये समझ नहीं आएगा तुमको। सिंपल लिख दूंगा ना। डुअल पॉलिटी जो था इंडिया में था, लेकिन बाद में 3 टायर किया गया। ठीक है। डुअल पॉलिटी से 3 टायर हुआ। ठीक। 3 टायर हुआ। डुअल पॉलिटी क्यों था? क्योंकि पहला जो था सेंटर के पास पावर था, दूसरा क्या था? स्टेट के पास था। लेकिन 3 टायर लाया गया, मतलब कि नीचे में एक और को लाया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। तो वो अगर पूछ लेता है कि इनिशियली इंडिया वाज ए 3 टायर गवर्नमेंट, तो नहीं मारना। ठीक है। डुअल पॉलिटी था इनिशियली, बाद में उसको अमेंड करके ये लाया गया। ये सारे फीचर्स हैं। क्वेश्चन बने हैं क्या? यूपीएससी पूछा है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स क्या है तुम्हारा? बताओ, ये वाला बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो।
ऑप्शन डी। हाँ, कोई D डी डी। सब डी बोल रहे हैं। अच्छा, तुम लोग पीवाईक्यू देखे हो? लास्ट ईयर का प्रीलिम्स क्वेश्चन देखे हो? नहीं देखे हो? कोई नहीं, मैं सारा करा दूंगा, टेंशन मत लो। सर एक ऑप्शन ए क्या? ए डी ही आंसर, डी ही होगा। मैं इसलिए पूछा पीवाईक्यू देखे हो। गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट है ना, वो लिमिट, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा, उसको लिमिट कर रहा है कि तुम्हारा जो भी तुम्हारा औकात है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यही है तुम्हारा लिमिट। ठीक है। एक ऑप्शन डाला हुआ था लास्ट ईयर के, जो लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स हुआ है दिसंबर में, उसमें डाला हुआ था ये लिमिटेड वर्ड। ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कि हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट जो होता है ना, लिमिटेड पावर रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है लिमिटेड पावर है किसी के पास भी। ठीक है। कौन कर रहा है लिमिट? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। और कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रहा है। और कौन कर रहा है? सब चेक एंड बैलेंस है, वो सब लिमिट ही कर रहा है। एग्जाम्पल लिमिटेशन का ही है। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में था? इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था, तो वहां पे वो पूछा था। दिखा दूं? टाइम दिखा तो देता क्वेश्चन जो, लेकिन अभी टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे रखा हूँ, शायद से होगा यही पास पास। इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन था, पॉलिटी का एक ही जगह डाला था ना। ब्रेक चाहिए बाउंसर है। हाँ चलो, मैं हालांकि वो पीडीएफ जो दिया था डे 1 में ओरिएंटेशन में, तो वहाँ पे मैं एनालाइज किया था उस क्वेश्चन को। बताया भी था कि वो जो लिमिटेड पार्ट है वही, उसी से पकड़ लेना था। जो अच्छा एग्जाम मैंने पढ़ा है, जो समझ समझ के पढ़ा है, वो इसी से पकड़ लेता है ना। अब ये क्वेश्चन देखे, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। सर सी। सी। सी करेक्ट। यूपीएससी यूपीएससी 2019 में पूछा ये, 2020 में पूछा ये, सीरियली पूछता है ऐसा। यूपीएससी को हैबिट है इसी टाइप का। अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि तुमको पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है। लिमिटेड, वो गवर्नेंस को लिमिट करता है उसका जितना भी। मैंने अब बोलेगा कि एग्जीक्यूटिव के पास क्या अनलिमिटेड पावर है क्या? तो नहीं, अनलिमिटेड नहीं है। तो कौन लिमिट कर रहा है? जुडिशरी लिमिट कर रहा है उसको। कौन लिमिट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट कर रहा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो। ये सी होगा। सी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट। कितना पार्ट है पता है किसी को? लगता है गलत जगह डाल दिया। 22 सर। हाँ, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था ना। 22 पार्ट्स, Part 21 से 12 सर 12 शेड्यूल। 12 schedule. हाँ, थर्ड वाला क्यों सही है बता पाएगा? अच्छा, थर्ड वाला 9th सर 10th। पहले 8 शेड्यूल के तक था सर। 9 हाँ हाँ, 10 बस 11 बस, 12 वो सब अभी थर्ड देखेंगे। है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखेंगे वो सब। कब देखेंगे? पार्ट एंड शेड्यूल में। ठीक है। अभी तक किसी को कुछ डाउट नहीं भी है तो? वैसे तो मैं रिलैक्स ही हूँ, लेकिन फिर भी 2 मिनट का दे रहा हूँ ब्रेक, ताकि तुम कुछ पूछ लो। बस 2 मिनट का। जिसको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, होके आ जाओ। हाँ, किसी को कुछ पूछना है पूछो, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी, या फिर पॉलिटी से जो भी पूछना है पूछो। मैंने टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कैसा जा रहा है? टेस्ट सीरीज दिए थे? हाँ सर। कैसा था क्वेश्चन? ठीक था सर। क्या टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री था कि मेडिएवल था? क्या था? एंशिएंट था सर। Ancient. एंशियंट था ना। तो एंशियंट तो बहुत टफ होता है एक्चुअली, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत मतलब उसका इतना ज्यादा फैक्ट रहता है ना, और बोरिंग भी होता है एक तो। अगर मैंने अगर एक 1 गो में पढ़ लियो तो बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज पता चल रहा है कि हाँ अच्छा, ये चीज इसलिए होते जा रहा था। और एकदम थोड़ा थोड़ा, मैंने पहला दिन एक चैप्टर पढ़े, फिर 2 दिन बाद तीसरा चैप्टर पढ़े, तो बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि कुछ भी याद नहीं रहेगा एक ही बार में। तो थोड़ा देखना, उसका क्वेश्चन बहुत लिमिटेड, हर किसी से सॉल्व नहीं होता है। इनफैक्ट यूपीएससी में तो एंशियंट का क्वेश्चन मतलब ऐसा होता है कि बहुत रेयर ही सॉल्व कर पाते हैं कोई। बहुत यूनिक नाम दे देगा, इतना उन्होंने कभी कोई बुक में मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है। तो पर्सनली तो ओपीएससी का भी क्वेश्चन देखा था, तो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो वहां से वो चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत आते भी हैं। अब लेकिन बकाया वो जब घुस जाएगा ना टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह में, कि क्या है नहीं है, कितना एकदम छोटा छोटा चीज। ठीक है।
और कौन राजा क्या किया था, किसको मारा था, वो सब में घुस जाएगा पूरा एंशिएंट वाले में, तो मुश्किल टफ हो जाता है एक्चुअली वो। ठीक है, तो थोड़ा मैंने पढ़ो, टेस्ट सीरीज को दो, रिवाइज करो अच्छे से, और एक्सेस फोकस मत देना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एग्जाम हॉल में भी हो सकता है, हाईली चांसेस है कि सॉल्व नहीं होगा वो। ठीक है, मैं इस एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि यूपीएससी में होता है ऐसा, यूपीएससी में वो इंसिडेंट इंसिडेंट वाले क्वेश्चन बहुत मैंने मुश्किल हो जाता है टफ अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो जितना भी कन्वेंशनल बुक है ना, उससे कुछ बाहर पूछ देता है वो, क्योंकि इतना इतना ज्यादा फैक्ट है ना, हर चीज तुम दिमाग में लगा के रख नहीं सकते। तो टेस्ट सीरीज देते रहो। देखो, जो कोई भी डर रहा है ना टेस्ट सीरीज देने के लिए, एक चीज बता दे रहा हूँ कि एटलीस्ट टेस्ट सीरीज देते रहोगे ना, तो तुम्हारा डिसिप्लिन बना रहेगा। तुम्हारा जो जो इनर कॉन्शियसनेस है ना, तुम उसको हम अभी तक क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। ठीक है, तुम प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, अब टेस्ट सीरीज क्या है ना, उसको तो हमेशा जलील करेगा। 50 क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसको 3 दिन तक तो मोटिवेट रखेगा कि भाई तू कुछ पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तू कुछ पढ़ नहीं रहा है, तू कुछ पढ़ नहीं रहा है। 3 दिन होगा, फिर एक टेस्ट सीरीज है तुम्हारा, तुमको मोटिवेटेड रखेगा, तुमको डिसिप्लिन रखेगा। और डिमोटिवेट कौन हो जाते हैं, जिनको प्रिपरेशन से कोई लेना ही देना नहीं है, जिनका छोटा छोटा मकसद, मैंने छोटा छोटा चीज जो है ना, वो बुरा लग जाना उनको। ठीक है, लार्जर गोल है कि एग्जाम देना है और अच्छे से देना है, तो वो हमेशा बेइज्जती को, अपना ईगो को कल्टीवेट करेंगे पॉजिटिव सेंस में, कि मैं पिछली बार तो मैंने खराब किया था, एक साइकिल मेरा चलो। और टेस्ट सीरीज को भी ऐसे देखना, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। पहला साइकिल में कुछ चैप्टर छूट गया, रह गया, तो सेकंड साइकिल में कवर करूंगा। इसमें कुछ छूट गया, रह गया, तो थर्ड वाले में जो पूरा एक साथ है, वहां पे एक ही साथ डील कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज वगैरह जो होता है साइकिल में रहते हैं। अब मान लेते हैं कि 3 दिन में तुम क्या ही पढ़ लोगे, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लोगे क्या? पढ़ लोगे, अगर 2 से 3 बार पहले पढ़ चुके हो अच्छे से, तो पढ़ लोगे 3 दिन में एनसीईआरटी, ज्यादा ये नहीं है। पढ़े हो तो पढ़ लोगे। अगर मान लो कि तुम आधा ही पढ़ पाओ, ठीक है, तो इस साइकिल में तुम, एक फर्स्ट साइकिल था तुम्हारा, नेक्स्ट फिर से एक साइकिल होगा, या फिर जो फुल लेंथ होगा, तो वहां पे फिर आधा पढ़ लेना, दोनों को पढ़ लेना, तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचना कि मैं पढ़ा नहीं हूँ और नहीं दूंगा, तो फिर वो तुम्हारा प्रीलिम्स आ जाएगा, और उस समय भी तुम पढ़े नहीं रहोगे, लेकिन मजबूरन तुम्हें बैठना पड़ेगा, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको मैंने नहीं पढ़े हो तो एक बात, लेकिन तुम लगातार 3-4 टेस्ट सीरीज दे नहीं रहे हो, ये सोच के कि मैं पढ़ा नहीं इसलिए दूंगा बाद में अच्छे से, वो बाद में अच्छे से कभी आएगा नहीं। तुम्हारा जो 35 टेस्ट है ना, तुम 15 या 20 बचा के रख लोगे, और प्रीलिम्स तुम्हारा आगे रहेगा, और फिर बोलोगे अच्छा चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगली बार दे दूंगा। और जो कोई भी मेन्स लिखे हो, अच्छे से समझ पा रहे होगे। कितना रिलेटेबल है ये बात, कि तुम टेस्ट सीरीज सोचते हो कि अच्छे से पढ़ के दूंगा, कभी अच्छा समय आता नहीं है, और अच्छा समय, सबसे बुरा समय आता है कि वो एग्जाम ही आ गया है पास में। ठीक है, पार्ट्स एंड शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी लास्ट 2-3 साल में इससे ऑब्सेस्ड हुआ है, पार्ट से ऑब्सेस्ड हुआ है। दिखाऊंगा कैसे, नीचे क्वेश्चन दिखाऊंगा। यूपीएससी ऑब्सेस्ड हुआ है, और ओपीएससी तो था ही, ओपीएससी तो था ही। ठीक है, लास्ट 2 ईयर में यूपीएससी ऑब्सेस्ड हुआ है। यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से 4 आर्टिकल का रेंज बता रहा हूँ, याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, लेकिन बस रेंज याद रखो अभी फिलहाल। पार्ट 1 में मेंशन है, ठीक है, यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में पार्ट 1 में मेंशन है। ठीक, पहला चैप्टर जब पढ़ोगे, जो पहले चैप्टर नहीं कह रहा, कि जब एक्चुअल में पॉलिटी स्टार्ट होगा अपना आर्टिकल 1 से, तो वहां पे सबसे पहले इसी को देखेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आज का सिलेबस में डाला हुआ है, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जरूरी है, जो जो जरूरी है वहां पे टाइम लूंगा मैं, टेंशन मत लो, उड़ाने वाला जगह पे उड़ाऊंगा। हम्म। पहला देखोगे, जब लक्ष्मीकांत उठाओगे बुक, तो सबसे पहला देखोगे कि इसी सीक्वेंस में, पार्ट के सीक्वेंस में ही तुम्हारा बुक का चैप्टर्स है। ठीक है, देख लेना तुम, लक्ष्मीकांत चैप्टर उठाना, उसका कंटेंट पेज देखना, वहां पे इसी सीक्वेंस में चैप्टर दिया हुआ है। ठीक, तो पहला है पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप 5 से 11। रेंज याद रखो, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आर्टिकल, टेंशन मत लो, अभी रेंज याद रखो कि हाँ इतना से तो इतना है। सिटीजनशिप पार्ट 2, उसके बाद फंडामेंटल राइट पार्ट 3। पार्ट 3 मतलब सिटीजनशिप के बाद जस्ट हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जस्ट बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। पार्ट याद रखना है क्या, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, कोई रेफरेंस ले लो जैसे भी, मैं तो हालांकि यहाँ पे इमेज बना दिया हूँ ऐसा ऐसा वाला, तुमको तो याद रह जाएगा, इमेज याद आता है एग्जाम में, याद रखना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसको भी रेफरेंस लोगे तो याद रहेगा कि इसके बाद डीपीएसपी पढ़ोगे, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे, तो सीरियली वैसे ही दिया हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5,
रेंज है। अच्छा बताओ, ये आर्टिकल जो है कौन से एक बॉडी से रिलेटेड है? वो मैंने सिर्फ नेशनल लेवल पे ही है, स्टेट लेवल पे नहीं है ये बॉडी। सर CAG। जी सर। वेरी गुड। ठीक है, लास्ट 148 या 149 से 48 से शुरू होता है कैग का। ठीक है, तो ये रेंज है, देख लो यूनियन गवर्नमेंट का यहीं तक रेंज है। ठीक है, इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट आएगा, कैग आएगा, ये सब यहीं पे डील डन हो जाएगा। 52 से 51 प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, ये सारे यहीं पे डील हो जाएंगे। ठीक, यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 5, ठीक। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट। सीक्वेंस देख लो, याद रखने का सीक्वेंस देख लो। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ा, उसके अंदर में स्टेट गवर्नमेंट 6, उसके अंदर में कौन आएगा? यूटी। यूटी नहीं, यूटी तो हालांकि पैरेलल बॉडी है। स्टेट आ गया, सीरियसली ऐसे भी याद रखो कि पावरफुल ये हो गया एरिया वाइज, फिर ये हो गया सेकंड एरिया वाइज, फिर उसके बाद ये हो गया एरिया वाइज। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। अब बीच में कुछ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 7 छोड़ रहा हूँ मैं। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि ये डिलीट कर दिया गया है, पार्ट 7 है ही नहीं। तुमको एग्जामिनर अगर दे दिया ना पार्ट 7 और कुछ भी लिख दिया है, उसको डिलीट ही मानना। ठीक है, तुमको जानने का जरूरत नहीं इसमें क्या था, लेकिन डिलीट है वो। ठीक है, मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट का दे दिया पार्ट 7 में, तो अलर्ट हो जाना। डायग्राम डायग्राम ऐसे अपना जूम करना दिमाग में और बोलना कि हाँ नोट्स में तो मेरे है कि डिलीटेड है पार्ट 7। याद रखना जरूरी है, जो बहुत जरूरी है। पार्ट 5 सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी। पार्ट 8 7 वाला जो है डिलीट है। रेंज, फिर से वही कह रहा हूँ, रेंज याद रखो। ठीक, रेंज याद रखो, रेंज याद रखो। आर्टिकल तुमको याद हो जाएगा जब मैं पढ़ाते रहूंगा, तब मैं बताऊंगा कि हाँ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन रेंज याद रखो अभी फिलहाल। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट पावर हो गया। तीन जगह पे पावर था, सेंटर के पास था, स्टेट के पास था, यूटी के पास था। अब और कहाँ पे पावर दिया जा सकता है? पंचायत, लोकल सेल्फ। और किसको दिया जा सकता है? म्यूनसिपालिटी। तो वही है सीक्वेंस, पार्ट 9 में पंचायत को, पार्ट 9A में म्यूनसिपालिटीज को, और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव्स को। ठीक, आर्टिकल चलो यहाँ पे याद नहीं भी रखो, चलो नहीं भी रखो, लेकिन एटलीस्ट पार्ट याद रखना कि क्यों कैसे है। ठीक, 9B हो गया। और एक है जो पावर रखता है अपने पास, वो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 10 में। ठीक है, अभी तक क्या हुआ? पार्ट 5 से स्टार्ट किए, पार्ट 6 देखे, पार्ट 7 तो है नहीं, पार्ट 8 देखे, ट्रायंगल बना दिया था, याद रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या देखा कि पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज, ये सब एक कैटेगरी में आए। ये 4 को याद रखना है ऐसे, पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B। फिर पार्ट 10 में ये आर्टिकल याद रखना, क्योंकि सिंगल आर्टिकल एक पार्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस इसी बात से है कि सिर्फ एक आर्टिकल एक पार्ट को डिनोट कर दे रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना। यहाँ पे क्या था? रेंज था, तो मैं बोला कि याद मत रखो, चलो रेंज याद रखो चाहे नहीं भी याद रखो। ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट जो है वो एक आर्टिकल डिसाइड कर रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पावर वही, पावर का देखो शेयरिंग, सबसे ज्यादा पावर, थोड़ा उससे कम। फिर लोकल सेल्फ में पंचायती पहले आया, फिर म्यूनसिपालिटी आया, कोऑपरेटिव आया, 9B, 9A, 9B, फिर पार्ट 10। यहाँ तक खत्म पावर वाला पार्ट। अब आते हैं रिलेशन वाला पार्ट। 10 तक अभी तक देख चुके हो तुम। 10, 1 देखे बाउंड्रीज, 2 क्या था? सिटीजन, 3 क्या था? फंडामेंटल राइट्स, 4 क्या था? 4 क्या था? DPSP 5, 6, यूनियन गवर्नमेंट। सॉरी 4A था DPS, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन गवर्नमेंट था। ठीक है, 6 था स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। State government स्टेट गवर्नमेंट। 7, डिलीटेड deleted हाँ डिलीटेड। 8, यूटी Union UT। territory 9, 10, 11, सॉरी 9A, 9B बता। पंचायत हाँ, municipality cooperative कोऑपरेटिव। एक था एक सिंगल आर्टिकल वाला, कौन सा था? 244 वाला शेड्यूल एंड 244। ट्राइबल एरियाज। हाँ ठीक है। 10 तुमको याद रखना है, क्लास में ही तुम याद कर लिए हो। 10 है इंपॉर्टेंट, इसीलिए कह रहा हूँ। अब एक है कि एक यहाँ पे लिखा था, मैं मेंशन नहीं किया। ठीक है, पार्ट 5 + 6, 5 + 6 क्या होता है? 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा।
तुम्हारा अगर रिलेशन अच्छा है, ठीक है, तो तुम्हें पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होगा। फाइनेंस 12, ठीक है। जैसे स्टेट और सेंटर का, मान लो कि उड़ीसा का रिलेशन अच्छा है यूनियन से, तो उसको फंड का दिक्कत नहीं होगा। फंड का दिक्कत नहीं होगा, फंड है उसके पास, मतलब वो ट्रेड कर पाएगा अच्छे से। ठीक, 11, 12, 13 याद रखना। मैं क्यों कह रहा हूँ याद रखना, क्योंकि ओपीएससी लास्ट ईयर पूछ चुका है, क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। बस अभी याद करवा रहा हूँ इसलिए कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तुम्हारा रिलेशन अच्छा था, स्टेट का रिलेशन अच्छा था यूनियन के साथ, तो पैसा मिल गया। पैसा मिल गया तो उसी पैसे से वो ट्रेड कर लिया। अब ट्रेड कर लिया, लेकिन ट्रेड का जो ट्रेड मैंने जो होना है दो स्टेट के बीच में या सेंटर के बीच में या स्टेट सेंटर स्टेट के बीच में, देखिएगा कौन? तो सिविल सर्वेंट चाहिए, ठीक है, उनको देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। तो पार्ट 14 जो है एडमिनिस्ट्रेटर का बात करता है, सर्विस का बात करता है, इसी में आएगा तुम्हारा सिविल सर्विस, ठीक है। पार्ट 14 याद रखना, फिर से कह रहा हूँ, रिलेशन अच्छा था, पैसा मिला, पैसा मिला तो तुम ट्रेड कर लिए। और ट्रेड वाला पार्ट को देखने के लिए कौन चाहिए था? सिविल सर्वेंट, जो देखते कि टैक्स कितना लगाना है, क्या होना है, पार्ट 14 में है। पार्ट 14 में है। अब कोई डिस्प्यूट हो गया तो कौन देखेगा? पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ठीक है। कोई डिस्प्यूट हो गया तो कौन देखेगा? सिविल सर्वेंट के बीच में ही कोई डिस्प्यूट हो गया, कौन देखेगा? ट्रिब्यूनल, पार्ट 14A, ठीक। चलो तुम लोग मेरे को बताओ 11 में क्या लिखूं, बोलो। रिलेशन Relation. 12 में, 12 में ट्रेड रिलेशन अच्छा है तो तुमको फाइनेंस मिलेगा। ट्रेड फाइनेंस 13 फाइनेंस मिल गया तुमको, तो Trade. फिर तुम्हारा ट्रेड कर पाओगे। Trade and commerce. कॉमर्स ट्रेड करने के लिए कौन चाहिए तुमको? सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटर Services. चाहिए 14 में, पार्ट 14 में। Services. Services. 15 अगर तुम्हारा डिस्प्यूट हो गया है सिविल सर्वेंट में तो कौन सॉल्व करेगा? ट्रिब्यूनल ठीक। Tribunal. यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा हुआ तुमको याद हो गया क्लास में ही। कभी भी इसको मैंने ये ऐसा मत सोचना कि तुम बेकार चीज याद करके बैठे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाऊंगा क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। अब पार्ट 15 जो है, इलेक्शन कमीशन अकेले है और है इंपॉर्टेंट। तुमको मैं नहीं बोलूंगा कि ये इलेक्शन कमीशन का पार्ट याद मत रखो, तुम जैसे भी याद रखो, लेकिन ये है, तुम नहीं भी चाहोगे तुमको याद रहेगा पार्ट 15, ठीक है। पार्ट 15 तुमको याद रहेगा। पार्ट 15 जो है इलेक्शन कमीशन का, याद रखना, जिसको मैं बोला था कि बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसको काउंट किया गया है। अब आते हैं पार्ट 16 से 20। पार्ट 16 से 20, अब इसमें क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। तो जो नहीं है उसको तुम बोलूंगा कि नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 16 में क्या बोला गया है कि स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कुछ क्लास को, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन का बात हुआ है इसी में, आर्टिकल 330 से 342 में, ठीक। तो पार्ट 16 में रखा गया है वो चीज। तुम जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे सीरियली ऐसे ही जाओगे तुम, ठीक है। पार्ट 16 ये हो गया। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया है 343 से 351। पार्ट 17 याद रखना है, हाँ याद रखना है। कौन से कैटेगरी में? जो पार्ट 16 से 20 वाला कैटेगरी बनाया था, उसमें सबसे पहले दो को बताया कि एक SC/ST को स्पेशल पावर, स्पेशल प्रोविजन का बात किया है, फिर एक ऑफिशियल लैंग्वेज का बात किया है, ठीक। अब ये है पार्ट, जो 3 बच गए, 19 को याद मत रखना, लेकिन 18 और 20 को याद रखना। 18 और 20 को क्यों याद रखना और क्यों याद रह जाएगा? क्योंकि इसमें इमरजेंसी है। 18 जो है इमरजेंसी है, याद रह जाएगा, और 20 जो है अमेंडमेंट है। आर्टिकल 368 सिंगल आर्टिकल एक पार्ट को डिनोट कर रहा है, फिर से याद रखना, ये सिंगल आर्टिकल है, एक पार्ट को डिनोट कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें है 20, ठीक। अब 368 18 इमरजेंसी। देखो एग्जाम हॉल में क्या होगा ना, तुम, मुझे लग रहा है, डाउट लग रहा है कि तुम स्विच कर जाओगे, ठीक है। तो अभी बता दे रहा हूँ क्या, कैसे स्विच नहीं करना है। तुमको पता है इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? 356, ठीक है। और उसके बाद आता है तुम्हारा अमेंडमेंट वाला पावर 368, ठीक है। तो आर्टिकल से भी ध्यान रखना कि इमरजेंसी पहले आएगा 18 और फिर बाद में 20 आएगा। और 19 को तो बुलाई हूँ कि याद मत रखो, मिसलेनियस है वो, उसमें दुनिया भर का चीज होगा जो नहीं भी काम का है, ठीक। और जो दो पार्ट था 21 और 22, इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मेमोराइज करने का भी जरूरत नहीं है उसको, लेकिन जितना यहाँ लिख दिया हूँ और जो बोला हूँ 19 को छोड़ के, एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। तुम छोड़ के नहीं जा सकते, एग्जाम हॉल में नहीं बैठ सकते। अगर तुम बैठ रहे हो तो फिर तैयार रहो .66 खाने के लिए, ठीक है। नहीं है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको याद मत रखना 21-22, लेकिन जितना यहाँ बता दिया हूँ याद रखना। अब देखो क्वेश्चन, पढ़ो, देख सकते, पढ़ो।
74 पढ़ो और बताओ, आंसर बताओ। बी बी सर। बी बी बी। सर बी। और कोई? Provision related to the amendment of constitution given in part डी सर डी डी ऑल होगा सर। डी ऑल करेक्ट सर। सो डी सर ऑप्शन। बी। सर म्युनिसिपैलिटी 9B होगा। सर क्या होगा? सर सर फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी देन अर्बन लोकल गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव 9 में है म्युनिसिपैलिटी, 9A है अर्बन लोकल गवर्नमेंट और 9B है हमारा वो जो कोऑपरेटिव। देखो 9 पार्ट 9 जो था, ठीक है, उसमें डायरेक्टली दिखाया था तुमको, दिखाया था कि पार्ट 9 में पंचायत है, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज जो बोल रहे हो ना, म्यूनसिपालिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, 9A दिया हुआ है म्यूनसिपालिटी, ये सही है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये 9A है, म्यूनसिपालिटीज ही है, तो तीनों होगा। ये 20 जो है यस वो सर। बात कर रहा है अमेंडमेंट का, 368 आर्टिकल, एक आर्टिकल सिंगल आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर यूपीएससी पूछा था 2024 में, ठीक है। अब देखो, इसको करो, बस ऑप्शंस देखो और बताओ कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। फर्स्ट केस में ऑप्शन दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम क्वेश्चन, पहले ऑप्शंस पढ़ लो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शंस कहाँ दिख रहा है भाई, तुम ऑप्शन देख कह रहे हो। अब देखो ऑप्शंस देख लो, अब एलिमिनेट करो अपने दिमाग लगा के और आंसर तक पहुंचो। अच्छा, ये सर इसलिए भी नहीं डी कर पाओगे होगा। ना, वन ये एंड ये सर डी। इसलिए भी नहीं, अभी अभी इसलिए भी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी शेड्यूल पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है। अभी तक शेड्यूल पढ़ाया नहीं हूँ ये वाला पार्ट, इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को रिकॉल करना। यूनियन सर डी होगा शायद, सिर्फ वन करो। 1 तो सही है, ये गलत है, ये भी हाँ। गलत है। पार्ट डील विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस, वन एंड 1 और 3 ऑप्शन है, ये होगा, ठीक है। 1 और 3 होगा। अरे ये कोई और टिक मारा है, 1 और 3 होगा, क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है 244 में ऑटोनोमस इसका बात हुआ है, ठीक है। 1 होगा, मैं इसको करेक्ट करके बता, इसका आंसर ये करके डाल दूंगा मैं, टेंशन सर मत लो। ये जो हम्म आसम वाला पार्ट है लिखा है। हेलो। हम्म हम्म हम्म, सर ये जो आसाम वाला पार्ट लिखा है वो तो 6 शेड्यूल का है, और ये जो ट्राइबल एरिया मतलब वो भी शायद 6 शेड्यूल, मतलब वो आसाम को छोड़ के बाकी सब में है शायद। नहीं नहीं, तुम यहाँ मतलब इंटरलिंक आर्टिकल, पहले ये पार्ट 10 जो है, पार्ट सर डील्स वो विद तो द, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, सर सिर्फ मतलब वन ही करेक्ट है, बाकी सब हाँ गलत हाँ, है वन शायद। ही होगा, वन ही होगा। पार्ट डील्स विद द शेड्यूल, ये शेड्यूल वाले पार्ट में इसलिए बोला कि शेड्यूल जब आएगा तब वहां पे समझ आएगा, इसको अच्छे से डील कर पाते हैं। देखो क्या किया है कि वो इंटरलिंक कर दिया पार्ट को और शेड्यूल को मिला दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे जैसा देखा हूँ, मुझे जैसा याद आ रहा है आर्टिकल 244 में ना कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का बात हुआ है, ठीक है। तो मैं उस ग्राउंड पे मैं इसको कंसिडर कर लेता अगर मुझे याद नहीं आता तो, ठीक है। लेकिन मैं चेक करके बताऊंगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का बात हुआ है आर्टिकल 244 में, मैं रिकॉल जहां से कर पा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं देखा हूँ आर्टिकल 244 में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का बात हुआ है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको, बेशक वो डील मैंने पार्ट 5 में शेड्यूल एरियाज में हो रहा होगा, लेकिन सर्टन कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का बात हुआ है। अब मैं एग्जैक्टली अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं इसका आंसर अपलोड करूंगा, इसमें आंसर में टिक मार के करूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो देख लिया इंपॉर्टेंस। अब चलो, ये बहुत अच्छा है, ये तुम सॉल्व कर लिए तो मान लिया कि तुम क्लास में बहुत अटेंटिव हो। 25 नंबर,
इसमें क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सर ये ऑल होगा सर। ऑल होगा सर। D. हाँ डी सारे हैं। D. अच्छा चलो चलो, रिलेशन कितना नंबर में था बताओ? क्या 11 पार्ट 11 11 11 फाइनेंस 11 फाइनेंस 11 नंबर पे 12 12 ट्रेड 13 देखो Trade होता three. क्या है ना, होता क्या है ना, तुम पार्ट्स को इंपॉर्टेंट दे नहीं रहे हो। तुम ये तीन में ना, ये तीन में ना तुम कंफ्यूज होते एग्जाम हॉल में। ठीक है, डायरेक्टली अगर तुम देखते ना क्वेश्चन को, तुम ये जानते कि पार्ट 3 है, तुमको डाउट होता है कि हाँ यार इसके बारे में दिया है क्या पार्ट में, इसके बारे में पार्ट में मेंशन है क्या, इसके बारे में पार्ट में क्या, डायरेक्टली तुम कंफ्यूज होते। मानो या नहीं मानो, अभी से पहले तुम नहीं पढ़े होगे अलग बात है, लेकिन आज के बाद से तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस पार्ट वाले रिलेटेड में। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अब ये एक बार पूछा था, फंडामेंटल राइट्स आर एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 3 B part 3. चलो तुम अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कर लिए हो। अब आते हैं शेड्यूल में। ठीक, शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा शेड्यूल। और तुमको एक और अच्छा बात बता दे रहा हूँ, तुमको अगर पार्ट याद है, शेड्यूल याद है, तो बेस्ट चीज क्या है तुम्हारे पास पता है? तुमको पेपर जीएस पेपर 2 में ना जो पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे तुमको ना इंट्रो के लिए टेंशन नहीं है। तुम सीधा इंट्रो में लिखना कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन है अंडर आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। इससे बेस्ट इंट्रो हो नहीं सकता अगर फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आया है कि इलेक्शन कमीशन पे आया है। अंडर पार्ट 15 मेंशन आर्टिकल 324 टू 329, इससे बेस्ट हो नहीं सकती। फैक्ट दे दिए, तुमको बता दिए कि तुम्हारा कितना क्लैरिटी है तुमको तुम्हारा इलेक्शन कमीशन को लेके, तो इसलिए पार्ट और शेड्यूल तुम्हारा इंट्रो में हमेशा हेल्प करेगा। तुम एक स्ट्रक्चर याद कर लियो कि ये पॉइंट्स है मेरा, और तुमको एग्जाम हॉल में एक ओवरव्यू जो बोलते हैं ना, तुमको ये पार्ट और शेड्यूल तुमको देते रहेगा। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल में। शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। आर्टिकल 1 से 4 तुमको देखो, निमोनिक्स तुम्हारे पास अगर है तो बहुत अच्छा, अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लो। जो कुछ मेरे पास है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1 से 4 मोस्टली कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो मैं सिंपली कहता हूँ कि बाउंड्री पे बैठ के पैसा लिया और कसम खाया कि सीट नहीं बेचेगा। ठीक, बाउंड्री पे बैठ के पैसा लिया और कसम खाया कि सीट नहीं बेचेगा। ये 4 तुमको कंफ्यूजन होगा हमेशा, कि सीरियली तुमको याद रखना, कंफ्यूजन होगा। और इसी कंफ्यूजन का फायदा, इसको ऐसे भी याद रखते हैं टीयर्स ऑफ हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ, देखा हूँ। हाँ हाँ कर सकते हो तुम, अगर लिखना है लिख दो, ग्रुप में डाल दो कि उसको याद, शेड्यूल को ऐसे याद किया जा सकता है टीयर्स ऑफ ये। मैंने एक को याद रखने के लिए एक और मैंने लेटर, उतना सेंटेंस याद रखना जो पॉसिबल है करो। देखो अवेलेबल है हर चीज, लेकिन उसको कैसे एग्जाम हॉल में अप्लाई हो जाए जैसे भी बेस्ट तरीके से, वो है। देखो ओथ ओथ एंड अफर्मेशन लिखा रहता है, कंफ्यूजन मत होना। ठीक, मनी मनी एंड सैलरी लिखा रहेगा, जैसा कीवर्ड है शायद। एक सेकंड, क्वेश्चन डाला हूँ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाला हूँ, टेंशन मत लो। अभी अभी यहाँ पे तुम्हारा पता चलेगा कि क्यों तुम इस कोर्स को ज्वाइन किए हो, क्या फायदा है। देखो मनी का जब बात आता है ना, सैलरी का, तो वहां पे ना लक्ष्मीकांत में सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज का नाम लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन मिसिंग है। पता है क्यों? बताओ क्यों? सर फिर से सुनाई दीजिए। मनी जो बॉडी है। सैलरी का जो बात आता है, तो वहां पे कैग है, यूपीएससी है, सुप्रीम कोर्ट है, सब है। इलेक्शन कमीशन मिसिंग है, क्यों? सर कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री सैंक्शन करता है। इसका पैसे पे वोट होता है, बाकियों के पैसे पे वोट नहीं होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो इंडिपेंडेंसी है ना, यहीं पे आके उसका क्वेश्चन होता है कि भैया का जो फंड है, इनको भीख मांगना पड़ता है एग्जीक्यूटिव से, पार्लियामेंट से, कि भैया पैसा दे दो, इलेक्शन करवाना है, कि वोटर आईडी कार्ड छपवाना है, पैसा दे दो। यही डिमेरिट है इलेक्शन कमीशन का। जब तुम इलेक्शन कमीशन मेंस के लिए पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज लिखोगे कि इसका अपॉइंटमेंट, ठीक है, इसका सैलरी, ये सब मिसिंग है। ठीक है, कहाँ से? इस पे इलेक्शन पार्लियामेंट में वोट होता है, लेकिन बाकियों का, कैग का, प्रेसिडेंट का, ठीक है, ये लोग का पैसा पे वोट नहीं होता है कि मैंने बजट आ गया, उन लोग का सैलरी कितना होना है, तो जो भी होना है उस पर वोटिंग नहीं होगा, लेकिन इसके पे वोटिंग होता है, मतलब कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट। बाकी में बाकियों का कंट्रोल नहीं होता। तो मनी एंड सैलरी में इलेक्शन कमीशन मिसिंग है। अगर बोल देगा ना कि शेड्यूल 2 में
इलेक्शन कमीशन का माने इलेक्शन कमीशन का सैलरी का बात हुआ है क्या? काट देना। इकलौता इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका बात नहीं हुआ है शेड्यूल 2 का, सॉरी शेड्यूल 2 में। ठीक है, याद रहेगा। ये 4 याद रखना। वो टीयर्स ऑफ जो भी है सेंटेंस उसको लेके, या फिर बाउंड्री पे बैठ के पैसा लिया और कसम खाया कि सीट नहीं बेचूंगा। किसका सीट नहीं बेचूंगा? राज्यसभा का। ओथ, ओथ मतलब कसम। पैसा तो पता है, सैलरी। बाउंड्री मतलब पता है, आर्टिकल 1 से जो 4 तक था, आर्टिकल 1 से 4 उससे बाउंड्री वाला पार्ट, वो यहाँ पे शेड्यूल में डील हो रहा है। ठीक है, याद रखना ऊपर ऊपर से। ये 4 एक जगह पे रखना। बाकी आते हैं 5-6। 5-6 में कंफ्यूजन है। 5-6 में कंफ्यूजन है। पहला तो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब बात कर रहा है, लेकिन जो 6 कह रहा है कि ठीक है इन जनरल तो सारे शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब हो गए, लेकिन कुछ हैं जो स्पेशल, उसमें M-ATM याद रखना। M-ATM क्या है? ये M-ATM एक जो M याद नहीं रखना है नॉर्थ ईस्ट का, वो मणिपुर। असम, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा, मिजो मणिपुर को काट देना, मैं इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ काट दें। तुमको। मेघालय। अब मणिपुर को क्यों काटना है ऐसे भी याद रखना, मणिपुर अभी रिसेंटली इमरजेंसी में चल रहा है, स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है। पता है ना तुमको क्यों? मणिपुर स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, क्यों पता है किसी को? इंटरनल वायलेंस। हाँ, वहाँ पे अभी हाँ मैती कुकीज का भी वॉर चल रहा था, और जो वहाँ के जो गवर्नमेंट थे वो लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे क्राइम को, ठीक है, वायलेंस को। तो प्रेसिडेंट रूल अभी लास्ट जनवरी में या फरवरी में लगा है। ठीक है, और कल या परसों वहाँ के जो बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, सॉरी मिनिस्टर नहीं, जो लेजिस्लेचर थे, वो लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि अब हटा दो, कंट्रोल में आ चुका है। तो मणिपुर नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर नहीं है। बाकी जो भी तुम्हारा M है 2 याद रखना, M-ATM, मनी ATM, A से आसाम, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम। लेकिन मणिपुर में मत लग डाल देना। तुम याद रख लोगे, तुम, मुझे पता है, लेकिन तुम क्या करोगे, इसको तुम ये कर दोगे, स्विच मार दोगे यहाँ से। मिजोरम और मेघालय को छोड़ के तुम मणिपुर कंसिडर कर लोगे, तो एग्जामिनर तुम्हारे भोलापन का फायदा उठा लेगा। ठीक है, वहां पे मणिपुर डाल देगा। सर ये जो एक कोड था, ATM में मनी नहीं है, हाँ, मतलब मनी ऐसा ATM कुछ में था। है। मनी में ATM, मनी ATM में रहता है, तो तुम जैसे भी कर लो। तो M-ATM याद रखना, बस खाली ये ट्रैप में मत फंस जाना कि मणिपुर भी है शेड्यूल 6 में। कंफ्यूज मत होना, 6 शेड्यूल में मणिपुर नहीं है। बाकी मैं जानता हूँ तुमको याद रहेगा, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम, मेघालय याद रहेगा। मणिपुर नहीं है, बस फैक्ट ये याद रखना। जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नहीं है, वैसे यहाँ पे मणिपुर नहीं है। 7 शेड्यूल लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या है, ये 7th में बात हुआ है। ठीक है, ये चीज कहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे? सेंटर स्टेट रिलेशन में। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ेंगे ये चीज, लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं 8th लैंग्वेज। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट मानना है इसको। क्यों मानना है, कोई बताएगा क्यों मानेगा? लैंग्वेज सर, अभी ऐड हुआ है कंट्रोवर्सी चल रही है। लैंग्वेज का कंट्रोवर्सी चल रहा है, प्लस एक ऑफिशियल लैंग्वेज और 3 या ऐड 4 या हाँ। 5 ऐड हुए हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सी तो एक है। क्लासिकल। कंट्रोवर्सी मेंस में पूछने के लिए कंट्रोवर्सी है, प्रीलिम्स में पूछने के लिए कौन सा ऐड हुआ है वही पूछ लेगा। ठीक है, तो अभी ये तुम कहाँ से पढ़ोगे? 8th ऑफिशियल लैंग्वेज। ये तुम्हारे पास अगर आर्ट एंड कल्चर बुक है तो वहाँ पे तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो एक चैप्टर ही है, नितिन सिंह झानिया या फिर कोई भी तुम रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे देख लेना। ये 8 शेड्यूल इस बार के लिए तो इंपॉर्टेंट है। 5 लैंग्वेज को ऐड किया गया, मराठी को ऐड किया गया शायद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शेड्यूल पढ़ रहा हूँ इसलिए बता नहीं रहा हूँ, बता देता है। वो करंट अफेयर है, बता दिया करंट अफेयर है। अब तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा कि कहाँ से इसको खोज लूँ, या फिर साइड में नोट्स में लिख लो कि क्लास खत्म होगा तो देख लूंगी, मैं देख लूंगा। 9th शेड्यूल में आओ ना। यहाँ तक तो था कि पहले से ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे मेंशन था, अब यहाँ से नया नया ऐड हुआ है। अब नया जो ऐड हुआ है ना, वो एग्जामिनर के लिए आंख में चुभते रहता है, उसके आंख में कि चलो यहाँ से पूछ लेता हूँ। 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। लैंड रिफॉर्म का बात किया था ये। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ होगा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेस करो। इस बार मेंस में भी पूछा था इसी के ऊपर। 1951। 51 याद रखना, 1951। यहाँ पे लिखा हूँ 85, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि तुमको 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और 1951 में पहला अमेंडमेंट हो गया था। ठीक है, 9th शेड्यूल। और कौन से प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड होगा ये? जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली, जवाहरलाल ठीक है। नेहरू। अब आते हैं टेंथ। टेंथ का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ थोड़ा एसेंस, कि टेंथ लाया गया था इसलिए कि एक राम करके हरियाणा के एक एमएलए थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे ना कि हर 10 दिन में ना पार्टी स्विच मार दे रहे थे। हर 10 दिन में इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था करप्ट होने का, मैंने स्विच मारने का, सरकार गिराने का, या फिर मैंने स्विच मार देते थे वो। कोई कह रहा था कि हमारे पार्टी में आ जाओ, तो उधर चले जा रहे थे और पैसा लेके, और फिर उधर से उधर और जंप मार ले रहे थे, फिर कहीं और से फिर कहीं जंप मार लेते हैं। तो इससे क्या बना, इंडिया का मजाक बना कि कैसा डेमोक्रेसी है, कि मैंने जो एमएलए एमपी हैं वो एकदम प्योरली मैंने करप्ट हैं, और फिर भी कुछ भी कर नहीं पा रहा है पार्लियामेंट। तब जाके आया राम गया राम का एक कहानी बना, ठीक है। ये आया राम और ये गया राम, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट याद रहेगा। कब हो रहा था ये? 1985 से पहले, मैंने राजीव गांधी जब बने पीएम उससे पहले, तो इसलिए राजीव गांधी के टाइम में ये 85 में आ गया, ठीक है। एंटी डिफेक्शन 1985। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी याद रखना है, ठीक। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है। शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट हुआ है, याद रखना है। 10th। अब आते हैं 11th और 12th। 11th तो सबको याद रहेगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 12th म्यूनसिपालिटी। अब तुम लोग बताओगे कि ये कौन सा अमेंडमेंट लाया था। 11th कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd। पंचायत 73rd। 73rd 1990। 73rd है। अच्छा, ठीक है। चलो, अभी वुमेन रिजर्वेशन का बात हुआ है पार्लियामेंट में, वो कौन सा अमेंडमेंट है? टेंशन मत लो, बताऊंगा। 106 है, पढ़ेंगे जब अमेंडमेंट चैप्टर आएगा ना, वहां पे बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये 12 के 12 तुम्हारे शेड्यूल है, तुमको याद रखने हैं। क्यों याद रखने थे अब वो देख लो, इसलिए पढ़ो क्वेश्चन। डी सर, डी। 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल। चलो नेक्स्ट पढ़ो। ए सर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब इसके जगह पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा 52nd, सॉरी लिख दूंगा 10th शेड्यूल, तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर होंगे? राजीव गांधी। ठीक है, याद रखना। अब इसके जगह पे मैं 9th के जगह पे रख दूंगा 11 या 12, तो कौन से प्राइम मिनिस्टर होंगे? नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, याद रखना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में बना है, तो मैं तुमको तीनों पीएम याद करवा दिया है, इंपॉर्टेंट। चलो अब ये क्वेश्चन देखो। बी। अंडर अंडर फिफ्थ, ठीक है, ठीक है। अब चलो, अभी तो ये चीज नोट्स में नहीं डाला हूँ, लेकिन आंसर चलो मार्क कर दिया हूँ। देख लो, क्वेश्चन देख लो, और फिर उसके बाद ये करना है। चलो, मैं इसमें कुछ भी नहीं, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन का। ओथ का क्वेश्चन है ना, अगर कुछ भी आया और वहां पे प्रेसिडेंट लिखा होगा तो मत मानना। प्रेसिडेंट के लिए एक अलग आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 64 या 54, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। 68 या 64 कुछ है ऐसा, ठीक है। मैंने जो शेड्यूल तुम्हारा शेड्यूल, ओथ सर, नहीं देते तो 64 इनका रिमूवल भी नहीं होता, इम्पीचमेंट होता है, इस बेसिस पे भी होता है। तो नहीं, इनका ओथ के बारे में 64 आर्टिकल में मेंशन है, ठीक आर्टिकल है। लेकिन शेड्यूल 2 में मेंशन नहीं है, ये याद रखना। जैसे यहाँ पे बताया ना, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे नहीं है, तो वैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट का नहीं है ओथ के बारे में, बाकी सबको मान लेना। 12 ऐसा मैंने पोस्ट है जिसके लिए ओथ यहाँ पे है मेंशन शेड्यूल में, लेकिन प्रेसिडेंट का नहीं है, याद रखना। ये किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब चलो इसको करो, लास्ट है। ये राज्यसभा है, हिंट्स दिया बस, आंसर लगा दिया हूँ, ठीक, टाइम नहीं है, बस। ठीक है। देखो, लैंड रिफॉर्म बताया था 9th शेड्यूल,
लैंग्वेज 8th बताया था। 8 सीट, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा सीट के बारे में है, ठीक है, कौन सा है राज्यसभा सीट के बारे में? 6 फोर्थ सॉरी 4 बाउंड्री पे बैठ के पैसा लिया कि पैसा लेके कसम खाया कि सीट नहीं बेचूंगा। चौथा नंबर में सीट था, राज्यसभा था। ये हिंट यही था कि काउंसिल ऑफ स्टेट लिख देगा, तुम फंस मत जाना। यहाँ पे राज्यसभा सीट लिखा हूं ना, काउंसिल ऑफ स्टेट का सीट भी लिख सकता है वो, ठीक है, तुमको ट्रैप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है ताकि तुम इस चीज को अप्रिशिएट करो, ठीक है। याद रखना ये राज्यसभा ही है, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, नहीं तो ठीक हो गया। अब 9:22 हो गया है, और जो कि आज कोई भी क्लास में डिस्टरबेंस नहीं था, तो रखते हैं इतना। इससे ज़्यादा लोगे तो तुम देखो, चलो कोई नहीं, हो गया। कुछ पूछना है तो पूछो, आज का इतना ही रखते हैं कि प्रियम्बल खत्म नहीं होगा, प्रियम्बल को और आधा घंटा चाहिए, प्रियम्बल और इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कि कितने मेंस में इसका कंक्लूजन लिख के आ सकते हो तुम, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन रहा सीधा लिख दोगे कि दिस प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया एज इट हैज बीन मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खत्म। एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा। मैं तो कई बार ऐसे में इसको मेंशन किया हूँ बहुत बेस्ट कंक्लूजन होता है इसका, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ब्लैंक हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, लिख के जाना इसको ऐसे में, कंक्लूजन में पूरा इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ सॉल्यूशन क्या है कोई भी प्रॉब्लम का, विद द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब क्या, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बात कर रहा है कि हम सब मिलके कुछ करेंगे, डेफिनेटली कुछ अच्छा निकाल लाएंगे, ठीक है। तो ये प्रेम्बल एक एक लाइन एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। तुम अभी तक नहीं पढ़ रहे थे सीरियसली, मैं कहूँगा कि कल सुबह, आज तुम रट लो, कल क्लास में थोड़ा रहना एक्टिव, बताना कि पूछूंगा क्या है नहीं है, ठीक है। प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये रटा हुआ रहना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट यहाँ पे डेट भी लिख दिया है, देख लो, ठीक है। और इसीलिए कह रहा था वहां पे जब मैं पढ़ा रहा था ना कल पहला क्लास में, तो बोला था ना डेट याद रखना, इसीलिए कह रहा था डेट याद रखने के लिए। तुम्हारा पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का और तुम डेट ही यही याद नहीं रखे हो, तो तुम क्या तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी, यूनिटी, सब देखेंगे कल डिटेल में, रखा हूँ, ठीक है। फिर उसका मतलब क्या है कि कीवर्ड का, रिपब्लिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। फिर देखेंगे क्या, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट क्या है नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किस टाइप का है, वो सब देखेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअल आया तो सिर्फ तुम्हें पता होगा, ठीक है, और जो एक सीरियस कैंडिडेट होगा उसको पता होगा। लक्ष्मीकांत में सब कीवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन कोई सर्च करता है क्या? हार्डली, हार्डली कोई सर्च करता है। मेंस में पूछ लेगा क्या? बिल्कुल पूछ लेगा, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा वो मेंस में। तो मेंस प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, पूछ लेगा, इसलिए भी पढ़ना है, और प्रीलिम्स में तो पूछेगा ही क्योंकि तुमको चाहिए ही नॉलेज। और 20-25 दिन में तुमको अगर पॉलिटी पूरा अच्छे से हो जा रहा है, इससे बड़ा बात क्या है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाकी तुमको कुछ डाउट पूछना है तो पूछो, 2 मिनट, चलो 2 मिनट दिया, पूछ लो डाउट, नहीं है तो कल ही डिस्कस करेंगे और क्या। कल प्रियम्बल, सिटीजन और कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट्स का। चलो भाई पूछो, क्या पूछना है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, हाँ ये मैं देखा हूँ, ये याद रखना, टीयर ऑफ ओल्ड ओल्ड पीएम जो है, सीरियली ऐसे याद रख लेना, तुम्हारा सारा शेड्यूल याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है, ध्यान रखना, टी से टेरिटरी समझना, ठीक है। ई से क्या समझेंगे, ई से क्या था, एमोलमेंट। एमुलमेंट, हाँ एक एक कीवर्ड यहाँ पे रह गया, एमुलमेंट नहीं लिखा मैं, मुझे पता है ना, सैलरी में एमुलमेंट नहीं लिखा हूँ, तो होगा क्या कि तुम बोलोगे कि ये तो मैं कहीं सुना ही नहीं था, ठीक है। और एक अफर्मेशन, तुम बोलोगे मैं सुना ही नहीं था, याद रखना, एफर्मेशन, ओथ एक साथ है कीवर्ड, और वो एग्जामिनर का हैबिट है कि तुमको कंफ्यूज करने के लिए दोनों कीवर्ड डालेगा, ये छोड़ के, सैलरी छोड़ के, ओथ छोड़ के, वो ये दोनों डालेगा, याद रखना, ठीक है। और क्या रह गया सर पार्ट 15 में एक एरर था वहां पे। पार्ट 15 में क्या हाँ, एरर था? वो 342 लिखा है आर्टिकल, बट वो 329 होगा। सॉरी, हाँ ये 9 ही हुआ, मिट गया होगा ये, इसको सॉरी, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ये तुमको अपलोड कर दूंगा, 329, ठीक है, हो गया, चलो।
और कुछ पूछना है? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट, इंडीड, किसी में भी बना सकता है पार्लियामेंट, वो पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट में पढ़ेंगे। और किसी का कुछ डाउट नहीं है तो करते हैं यहीं पे हाउस को एडजर्न। ठीक है, चलो Thank you. Thank you, sir. Thank you so Good much, night. sir. Thank you, sir. रिवाइज करके आना कल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके आना। Sir, PDF डाल दे। हाँ हाँ अभी डाल दूंगा मैं PDF। सर ये जो वीडियो है ये क्या यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है? ना 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 ना, ये सब पेड कोर्स सर चल रहा है। ग्रुप में, हाँ ग्रुप में ना? हाँ 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 सर, एक्चुअली ठीक है सर, हाँ हाँ। थैंक यू सर, कल गुड का नाइट। Thank you, sir. Good night, good PDF आप सर कल का PDF आपने इसी ग्रुप पे अपलोड किए क्या? हाँ हाँ, जो ग्रुप बना हुआ है पेड ग्रुप उसी में अपलोड हुआ है। ओके ओके ओके। ठीक, चलो चलो, गुड नाइट, बाय। नमस्ते।